सुनील, अंशुमन कुंडू और वैशाली पहुजा इकट्ठे हेडक्वार्टर की इमारत से बाहर निकले। वकील साहब बड़ी फर्म से हैं, बड़ा बिल पेश करेंगे। सुनील बोला। भर सकोगी? वैशाली ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया और कुंडू की तरफ देखा। बिल भेजेंगे? कुंडू बोला। मैं चेक भेज दूंगी। थैंक यू। कुंडू चला गया। सुनील वैशाली की तरफ आकर्षित हुआ। तुम, वो बोला, कांप रही हो? कहीं, वो कातर भाव से बोली। बैठ के रोना चाहती हूँ। बुरी हुई? बहुत ज्यादा। यहाँ के बाद सीधे कहीं बारात में जाना था? नहीं। क्यों? हीरो के जो जवाहरात तुम पहने हो उसे देखकर तो यही लगा। वो क्या है कि क्या है? जुबान जल्दी चलाओ। इंस्पेक्टर ने 24 घंटे की आजादी वाली बात यूं ही नहीं कही थी। ये मोहलत अगले मिनट ही खत्म हो सकती है। ओह नो। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल मीडिया के हुजूम से डिफेंसिव हो गया था, वरना वो तुम्हें इतनी आसानी से न छोड़ता। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल कत्ल पर लागू नहीं है। बेल इलीगल डिटेंशन के खिलाफ थी। इंस्पेक्टर बेल के पेपर्स को गौर से पढ़ेगा तो उसे अफसोस होगा कि उसने तुम्हें यूं आनन फानन निकल जाने दिया। कहने का मतलब ये कि कत्ल के इल्जाम में तुम कभी भी फिर गिरफ्तार हो सकती हो। फिर तो फौरन यहां से चलो। हाँ, मैं कार लाया हूं, उधर खड़ी है, आओ। दोनों पार्किंग में जाकर कार में सवार हुए। सुनील ने कंपाउंड से कार निकाली और सड़क पर दौड़ा दी। जेवर क्यों पहने हो? सुनील बोला। उन्हीं लोगों ने सलाह दी थी। पुलिस ने? हाँ, खास तौर से एक सब इंस्पेक्टर ने। कमाल खान नाम था शायद उसका। क्या बोला? बोला मीडिया संपन्न लोगों की तरफदारी करता था, कमजोर वर्ग के लोगों की बाबत ऑटोमेटिकली समझ लेता था कि गुनहगार होंगे। कहता था कि जितने इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते थे सब फाइनेंशियली डिप्राइव्ड लोगों द्वारा ही किए जाते थे। उसकी राय थी कि अगर मेरे पर संपन्नता की छाप होगी तो मीडिया की रिपोर्टिंग मुझे फेवर करने वाली होगी। नॉनसेंस। उन्होंने ऐसा ही कहा था। इसलिए तुमने ये ज्वेलरी पहनी? हाँ। तुम मूर्ख हो। उनकी असली मंशा कुछ और ही थी। वो मीडिया को ये आइडिया सरकाना चाहते थे कि तुम्हारी सारी संपन्नता उस एंटीक ज्वेलरी की बिक्री से हासिल हुई रकम से थी, जो कि तुम्हारी माँ ने श्री प्रकाश सिकंद के पास से चोरी की थी। अब बोलो, जब तुम्हारी जेवरों से जगमग फोटो के साथ ये खबर अखबार में छपती तो तुम्हें फेवर करती या तुम्हारा पुलंदा बांध देती? मुझे गुमराह किया गया, बाकायदा उल्लू बनाया गया। मीडिया पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर ही हेडक्वार्टर में जमा था। उनका मकसद मीडिया के रूबरू तुम्हें झांकी की तरह पेश करने का था और इस बात पर जोर देने का था कि हराम का पैसा जलवा अफरोज था। ओह। फिर वो बारी बारी जेवर उतारने लगी और अपने बैग में रखने लगी। अब क्या फायदा? इस वजह से जो नुकसान होना था वो तो हो चुका। उसने फिर भी वो काम किया। अब बोलो, क्या हुआ था पीछे? इंस्पेक्टर प्रभुदयाल मेरे फ्लैट पर पहुंचा था और पूछताछ के लिए मुझे हेडक्वार्टर ले गया था। वहां उसे कोई काम पड़ गया था जिसकी वजह से मुझे सब इंस्पेक्टर बंसल, सब इंस्पेक्टर कमाल खान और कुछ अन्य पुलिसियों के हवाले कर दिया गया। वो मुझे एक बड़े कमरे में ले गए जो वो कहते थे कि इंटेरोगेशन रूम था, जहां उन्होंने तुम्हें एक बेआराम कुर्सी पर कमरे के बीचों बीच बिठाया। तुम्हारे सर पर एक 500 वॉट का शेड में लगा बल्ब टांग दिया ताकि उसकी रोशनी का दायरा सिर्फ तुम पर पड़ता। वो लोग तुम्हें घेर के खड़े हो गए और चीखते चिल्लाते धमकाते डराते तुम पर सवालों की बौछार करने लगे, इल्जाम करने लगे, जलील करने लगे, डिमोरलाइज करने लगे। ठीक? ठीक, वो बचक्की सी बोली। तुम्हें कैसे मालूम? जब यूं तुम्हारी दुर्गत की जा रही थी तो एकाएक इंस्पेक्टर प्रभुदयाल वहां पहुंचा होगा। उसने तुम्हारे सामने अपने मातहतों को उनके बेजहा व्यवहार के लिए डांट पिलाई होगी और खुद तुमसे पिता तुल्य दुलार और हमदर्दी से पेश आया होगा। तुम्हें चाय कॉफी से नवाजा होगा और अपने मातहतों के व्यवहार के लिए बकायदा माफी मांगी होगी। इस हाई फाई ड्रामे का तुम पे ये असर हुआ होगा कि तुम सोचने लगी कि इंस्पेक्टर प्रभुदयाल जैसा महान और सज्जन पुरुष तो दुनिया में हो ही नहीं सकता था। एन यही बात थी, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? आजकल पुलिस वाले पढ़ लिख गए हैं, इसलिए साइकोलॉजी इस्तेमाल करते हैं।
थर्ड डिग्री भी स्ट्रेटजी से आजमाते हैं। जो थर्ड डिग्री उन्होंने तुम पर इस्तेमाल की, उसे ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड स्ट्रेटजी कहा जाता है। पहले कुछ गर्म मिजाज पुलिस गवाह की ऐसी तैसी फेर देते हैं, उसे पागल कर देते हैं। जब उसका जब उनका वो ड्रामा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो सद्भावना और सहानुभूति का पुतला बना एक महान पितातुल्य पुलिसिया, एक रजिस्टर्ड भद्र पुरुष वहां कदम रखता है और अपने हिंसक मातहतों को डांटता है, फटकारता है, उन्हें उनके घटिया व्यवहार के लिए लानत भेजता है और उन्हें यूं वहां से दफा कर देता है जैसे प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर हुड़दंग मचाती क्लास में कदम रखता है और शरारती तत्वों को निकाल बाहर करता है। गवाह उस सहानुभूति प्रदर्शन से ऐसा विचलित होता है कि पिता के कंधे पर सर रखकर फूट फूट रोने की कसर नहीं छोड़ता और फिर अपने हमदर्द के आगे सब बक देता है, वो सब भी जिसे जुबान पर हरगिज ना लाने की उसने कसम खाई हुई थी। वो सब ड्रामा था, वैशाली मंत्रमुग्ध स्वर में बोली। ब्रिलियंटली स्टेज्ड ड्रामा था जिसका लेखक निर्देशक इंस्पेक्टर प्रभुदयाल था। सब इंस्पेक्टर बंसल नहीं जो सबसे ज्यादा मेरी जान खा रहा था। वो ड्रामे का महज एक किरदार था। वो इंस्पेक्टर एक ऐसा पहुंचा हुआ आदमी था। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल एक नेक कर्तव्यपरायण पुलिस अफसर है। किसी से बेजा ज्यादती करने का, हिंसक और क्रूर थर्ड डिग्री आजमाने का उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन उसका एक काम होता है, उसकी एक जिम्मेदारी होती है जिसको उसने अंजाम देना होता है, और इस मिशन के तहत गवाह की किस्म के मुताबिक उसे अपनी स्ट्रेटजी चुननी पड़ती है। तुम एक किस्म थी और जो उसने किया वो एक स्ट्रेटजी थी। पुलिस तंत्र की जिस मशीनरी का वो पुर्जा है, उसका प्रमुख काम नतीजा हासिल करना होता है, जो कैसा भी हो। गवाहों के मुलजिमों के मुंह खुलवाने के गवाहों के मुलजिमों के मुंह खुलवाने के लिए उन्हें हर तरह के तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उनमें से एक तरीका ये भी है कि एक जना आकर अपनी आग उगलती जुबान से मुलजिम को झुलसा दे और दूसरा आकर उस पर ठंडक का फाहा रखने। कहने का मतलब ये है कि ये ना समझना कि हेडक्वार्टर के पुलिसिया भड़क कर कोई काम करते हैं, बेजा ताव खाते हैं और मूर्खता का कोई कदम उठाते हैं। वो पहली टीम वाले तो ऐसे ही थे, खास तौर से सब इंस्पेक्टर बंसल जो नाहक मेरे पर बरस रहा था। कुछ कुबुलवा पाया? कुछ भी नहीं, लेकिन क्या लेकिन? उसके पास एक तुरुप का पत्ता था जो उसने देर तक छुपा के रखा, लेकिन जब चला तो यूं समझो कि उसी पत्ते ने मुझे पीट दिया। कौन सा तुरुप का पत्ता? गवाह जिसने मेरी शिनाख्त की। कौन गवाह? एक औरत थी जो शायद अंबादीप के ही किसी फ्लैट में रहती थी और जिसकी गौरी परमार के फ्लैट की हर आवाजाही पर नजर थी। जाने जमा, कोई बड़ी बात नहीं कि वो औरत भी पुलिस के उस हाईफाई ड्रामे की ही एक किरदार हो। क्या बात करते हो? भले ही ना हो, लेकिन इस बात की पूरी पूरी संभावना है। और कोई औरत खामखा किसी के फ्लैट की निगहबानी क्यों करेगी? क्या पुलिस की सहूलियत के लिए? इसलिए खास उसी फ्लैट में कोई वारदात हो और वो किसी की शिनाख्त करने के लिए आ गया है। कमाल है। तुमने उसकी सूरत देखी? नहीं। क्यों? वो तीखी रोशनी के दायरे से बाहर थी और तुम्हारी आंखें चुंधियाई हुई थी। जो औना पौना तुम्हें दिखाई दिया वो शिनाख्त के काबिल नहीं था। तुम्हें महज एक साया दिखाई दिया जिससे तुम इतना ही जान पाई कि कोई औरत तुम्हारे रूबरू थी। यही बात थी। उसने बोला था कि ऐन किस वक्त तुम फ्लैट में दाखिल हुई थी और ऐन किस वक्त वहां से बाहर निकली थी। नहीं, मुझे बखूबी याद है कि वक्त का कोई जिक्र उस औरत ने नहीं किया था। उसने सिर्फ इतना कहा था कि सुबह उसने मुझे गौरी परमार के फ्लैट से निकलते देखा था और मैं वही लड़की थी जिसके बारे में उसने पुलिस को बताया था। उड़िया है। कोई बड़ी बात नहीं कि वो औरत भी पुलिस की हो। वो जेन्युइन गवाह होती तो उसने टाइम का जिक्र जरूर किया होता। उसने कहा होता कि इतने बजकर इतने मिनट पर उसने तुम्हें गौरी परमार के फ्लैट से निकलते देखा था। ये सब तुक्का था, अंधेरे में तीर था जो उन लोगों ने मिलकर तुम्हारे कसबल निकालने के लिए तुम पर छोड़ा था। उस गवाह की हाजिरी से कसबल तो तुम्हारे निकल ही गए होंगे। मैं चश्मदीद गवाह को कैसे झुठला सकती थी? तब मुझे क्या मालूम था कि गवाह फर्जी था। ठीक, फिर क्या बताया तुमने उन्हें? सभी कुछ बताया। क्या? मेरे बारे में बताया? वो खामोश हो गई। उसने जोर से थूक निकली। यानी कि बताया, उसे घूरता हुआ सुनील बोला।
अब मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन बताया। मैंने बोला कि मैंने तुम्हें टेलीफोन किया था, तुम्हें वहां बुलाया था, यानी कि वहां अपनी हाजिरी कबूल की, वहां अपना आना जाना कबूल किया। हाँ। ब्राइट आइज, समझ लो फिर तुम्हारी गिरफ्तारी निश्चिंत है। अब तुम पर कत्ल का इल्जाम आयद होगा। नाक मुंह फाड़ने का खामियाजा अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और तुम्हें? मुझे भी। गेहूं के साथ घुन पिसता ही है। अगला दृश्य। सुनील यूथ क्लब पहुंचा। वो रमाकांत के कार्ड रूम में होने का वक्त था, लेकिन वो उससे ऑफिस में बैठा फोन सुनता मिला। सुनील को देखकर उसने उसे बैठने का इशारा किया और पूर्व तन्मयता से फोन सुनता रहा। सुनील एक विजिटर चेयर पर ढेर हुआ और लकी स्ट्राइक का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाने में मशगूल हो गया। कुछ क्षण बाद रमाकांत ने रिसीवर वापस क्रेडल पर रखा, खुद भी सिगरेट सुलगाया और उत्सुक भाव से बोला, क्या हुआ? पटड़ा, सुनील बोला। कुंडू जमानत के कागज के साथ ना पहुंचा? पहुंचा, एन टाइम पर पहुंचा। लड़की भी रिहा हो गई। फिर भी पटड़ा? हाँ। फिर भी? कैसे? लड़की को एक हाई फाई ड्रामे में फंसाकर उल्लू बना लिया। उसने सब बक दिया। गौरी परमार की चिट्ठी वाली बात कबूल कर ली, मौका वारदात पर अपनी मौजूदगी कबूल कर ली, मुझे वहां से फोन करना कबूल कर लिया, रिसीवर पर उसके फिंगरप्रिंट नहीं थे। अब पुलिस दावा करेगी कि फिंगरप्रिंट उसने नहीं तो मैंने पहुंचे थे। वो तो उसने पहुंचे थे। हाँ। साफ ऐसा ना बोली? नहीं, लेकिन रिसीवर हैंडल किया होने के बाद उसके फिंगरप्रिंट उस पर से बरामद ना होना तो यही जाहिर करता है कि वो पहुंच दिए गए। ऐसा उसने ना किया तो जाहिर है कि मैंने किया, क्योंकि और तो कोई वहां था नहीं। हाँ, ये भी उसे कहना चाहिए था कि वो उसकी करतूत थी। अभी तो नहीं कहा, शायद आगे कहे। ना कहा तो मेरा पुलंदा। अब कहाँ है वो? छुप गई है। क्यों? क्योंकि कल फिर गिरफ्तार हो सकती है, हो के सकती है, हो के रहेगी। इसलिए तूने उसे छुपा दिया, उसे राय दे दी। एक ही बात है, खुद छुपाया या छुप जाने की राय दी। एक ही बात है। क्यों किया? क्योंकि बेचारी कोई बेचारी नहीं, माँ ये हुई चालाकी मसो, चालाको मसी। मुझे तो सब उसी का किया धरा लगता है। मैं उसका तस्वर कातिल के तौर पर नहीं कर सकता। भाई कातिल ना सही, पर कोई भेद तो है ना उसमें। छुपा तो रही है ना कुछ। भेद भरी जनानी है माही हुई। सरकता आंचल में अपने ऐड की उसने जो कथा की है, मुझे तो उसमें भी भेद लगता है। अंकुर सक्सेना जैसे किसी लड़के की अपनी जो जरूरत जरूरत बताती है, मुझे उस पर जरा एतबार नहीं। पहले तो था, अब नहीं है। तू कमला माँ यह जनानियों से ही फंसता रहता है। हर किसी से नहीं, वो मुसीबत में दिखाई दी उससे। क्यों? क्यों? खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। आया भट्टा शायर। मैं नहीं, अमीर। अमीर मानाई। पूतनी था खुद अपना दुश्मन। सुनील हंसा। हस्याई कंजर। और जनानियों के सगे, तुझे जनानियों का मिजाज भी तो पहचानना चाहिए। क्यों नहीं पहचाना कि उस विशाली की घोड़ी ने चुप नहीं रहना था, आखिर प्रेशर के नीचे आके टूट जाना था। जमा, क्या पता गौरी परमार के फ्लैट पर तेरे पहुंचने से पहले वो वहां क्या क्या करती रही। अब और कोई बात करें? और क्या बात करें? मैंने अर्जुन को मुझे यहाँ मिलने को बोला था, पहुंचा नहीं। कब का पहुंचा हुआ है? कहाँ है? हॉल में बैठा घूंट लगा रहा है। अच्छा। कट से अपने गुरु जी के महाराज। वो कौन हुए? तू हुआ और कौन? कट से अपने गुरु जी महाराज। वो कौन हुए? तू हुआ और कौन हुए? काका बल्ली, बिल तू भरेगा। मैं क्यों भरूंगा? कहता है गुरुजी ने कहा था कि अगर वीर बालक तसल्ली बख्श काम करके लौटेगा तो इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। इसका मतलब मैं उसका विस्की का बिल भरूंगा? नहीं मतलब, इनाम देने वाले की मर्जी से होता है कि लेने वाले की मर्जी से? जमूरा मुंह लगा हो तो लेने वाले की मर्जी से भी होता है। खामखा। और जब इनाम की धौंस दी थी तो मैं देता ना इनाम। क्या देता? एक बॉल पॉइंट पेन,
जो लाल और नीला दोनों लिखता है। रमाकांत की हंसी छूट गई। माँ या, वो हंसता हुआ बोला, जुलाई दिए मस्करियां माँ पैन नाल। बुलाओ उसे। उसे तो मैं बुलाता हूँ। रमाकांत कॉल बेल बजाता हुआ बोला। लेकिन तंबू के फ्रंट पर तेरी खुद की क्या पोजीशन है? अच्छी पोजीशन है लेकिन अभी नहीं। पर 11 बज गए हैं, पहले काम होने दो। एक वेटर वहां पहुंचा तो रमाकांत ने उसे अर्जुन को बुला लाने को बोला। प्रसन्नचित्त अर्जुन वहां आ पहुंचा। उसने सुनील का अभिवादन किया। बैठो, सुनील गंभीरता से बोला। अर्जुन उसके करीब में बैठ गया। होश आवाज काबू में है? अरे गुरुजी, क्यों शर्मिंदा करते हो? 2 पैगी तो पिए हैं। मैं अभी और लेट आता तो भी स्कोर 2 से ऊपर नहीं जाने वाला था। आखिर मैंने आपको रिपोर्ट करना था। हम्म। अब आप आ गए हैं तो बात जुदा है। अब बोल, क्या खबर है? आपके हुक्म के मुताबिक मैंने वेद प्रकाश सिकंद की एलिबाई को चेक किया। गुरुजी, उसकी एलिबाई में कोई खोट नहीं है। अच्छा। जी हाँ, एकदम पक्की है, मजबूत है और फिट है। आपकी जानकारी के लिए पुलिस ने भी उसकी एलिबाई को खूब खड़काया है और इसी नतीजे पर पहुंची है कि वो टकसाली सिक्के की तरह चौकस है। कोई झोल नहीं, कोई छेद नहीं, कोई भेद नहीं। जिस चीज में छेद भेद हो वो चौकस होती है, वो भी टकसाली सिक्के की तरह। तुझे नशा हो गया है। वो तत्काल संजीदा हुआ। सॉरी, वो बोला। अब बोल, कैसे चौकस है? हर वो जगह जिसका उसने जिक्र किया वहां ऐन उसके बताए वक्त पर उसकी हाजिरी की तस्दीक हुई है। अपने कहे मुताबिक 9:15 तक वो मेट्रो ऑटोमोबाइल के ऑफिस में था तो था। 9:30 से 10:10 तक अपने डेंटिस्ट की कुर्सी पर पड़ा था तो पड़ा था। 10:20 पर व्यास बैंक में था तो था। 10:35 से 2:15 तक लगातार प्रेस क्लब में था तो था। 4 बजे वो मंडेला मार्ग पहुंचा था और उसके बाद से वहीं था। आई सी। गुरुजी, उसकी एलिबाई हिलने वाली नहीं। नहीं हिलने वाली तो नहीं हिलने वाली। अब दूसरे विटनेस की बात करूं। सुरभि अवस्थी की? हाँ। कांटेक्ट हुआ उससे? हुआ तो सही। इसलिए हुआ कि पुलिस की उसमें ऐसी दिलचस्पी नहीं बनी थी कि वो उसे आउट ऑफ बाउंड्स कर देती। उन्होंने उससे रूटीन पूछताछ की थी और घर भेज दिया था। मैं उससे मिला था। वो कहती है कि पुलिस ने वसीयत से ताल्लुक रखते रूटीन सवाल उससे किए थे जिनके उसने सटीक स्ट्रेट जवाब दिए थे। उसे कोई रोकड़ा ऑफर नहीं किया गया था पुलिस द्वारा? अर्जुन, अर्जुन, आई एम सॉरी। आप ये बात वसीयत वसीयत के कॉन्टेक्स्ट से कह रहे हैं। शुक्र है, समझ तो आई। नहीं, उसे कोई रोकड़ा ऑफर नहीं किया गया था। बकौल उसके गवाही एक रूटीन काम था जो उसने निरुपमा पहूजा के कहने पर रूटीन के तौर पर ही वसीयत पर डाली थी। बतौर गवाह निरुपमा पहूजा ने 2 नर्सों को तलब किया था। वो वो कहती है कि इत्तेफाक से वो और गौरी परमार थी। यानी उनसे पहले कोई और नर्सें दिखाई दे गई होती तो उन्हें बुला लिया गया होता। यही कहती है वो। उस फ्लोर पर 6 नर्सें होती थी। बाकी 4 में से भी कोई 2 नर्सें बुलाई जा सकती थी। ऐन वक्त पर गौरी परमार को वसीयतकर्ता के कमरे में जाना पड़ गया। इस बाबत क्या कहती है? तस्दीक करती है। जब वसीयत का फाइनल ड्राफ्ट श्री प्रकाश सिकंद को सुनाए जाने की बात हो रही थी तो गौरी परमार को कमरे से जाना पड़ गया था, लेकिन श्री प्रकाश सिकंद के वसीयत साइन करने से पहले वो लौट आई थी। श्री प्रकाश सिकंद के वसीयत साइन करने के वक्त निरुपमा पहूजा और गवाह दोनों नर्सें वहां कमरे में उसके पास मौजूद थी। बिल्कुल। सुरभि अवस्थी कहती है कि सिकंद ने वसीयत पर अपने होशो हवास में साइन किए थे। खुद अपनी जबानी बताया था कि वो उसकी अंतिम वसीयत थी। उसे हिज लास्ट विल एंड टेस्टामेंट बताया था जिस पर वो गवाहों के सामने साइन कर रहा था और अब एंडोर्समेंट के तौर पर गवाहों को साइन करने चाहिए थे। तब उन दोनों ने बारी बारी, पहले गौरी परमार ने फिर सुरभि अवस्थी ने, वसीयत पर गवाही डाली थी। ऐसा सुरभि ने खुद कहा, अपनी जबानी? हाँ। बाद में कभी गौरी परमार किसी प्रपोजल के साथ उसके पास पहुंची? नहीं, कभी नहीं।
जैसे वो खुद गवाही से फिरने का मन बनाई थी, वैसी कोई राय उसने सुरभि को न दी। ना, क्योंकि रिश्तेदार जानते हैं माल को। रमाकांत बोला कि उनका मतलब एक गवाह के फिर जाने से भी हल हो सकता है। क्योंकि रिश्तेदार जानते हैं माल को कि उनका मतलब एक गवाह के फिर जाने से भी हल हो सकता था। रमाकांत बोला, वैशाली पहुंचा के लिए दोनों गवाहों को अपने हक में लाइन अप करके रखना जरूरी है, लेकिन वसीयत की वैलिडिटी में फच्चर एक गवाह का मुकर जाना भी डाल सकता है। कैसे रिश्तेदार हैं ये? सहमति में सिर हिलाता सुनील बोला, जो अपने मरहूम भाई की जिंदगी में उसकी शक्ल नहीं पहचानते थे, उसकी बीमारी के दौर में भी कभी उसके पास न फटके, लेकिन उसके मरते ही वसीयत में फच्चर डालने को, उसको अवैध करार देने के षड्यंत्र करने लगे ताकि वैशाली पहुंचा विरसे में से बेदखल हो सके। साफ जाहिर है कि उसकी जिंदगी में गौरी परमार को अपने पहले बयान से मुकरने के लिए बाकायदा तैयार किया गया था। और यह भी साफ जाहिर है कि ऐसा वैशाली पहुंचा ने तो किया हो ही नहीं सकता। जाहिर बात तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, लेकिन वेद प्रकाश सिकंद कहता है कि ऐसा था। वैशाली ने पहले बयान से मुकरने के लिए नहीं, पहले बयान पर बने रहने के लिए गौरी परमार को अप्रोच किया था। वो कहता है गौरी को रिश्वत की पेशकश वैशाली ने की थी। उसने 2 लाख रुपए अदा किया था और 18 लाख रुपए बाद में देने का वादा किया था। गुरुजी, अर्जुन बोला, पुलिस को वेद प्रकाश सिकंद की इस बात पर ऐतराज जान पड़ता है। तुझे क्या पता? मुझे हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के मातहतों से ऐसा हिंट मिला है। ऐसे चर्चे मातहतों में होते ही हैं। ओ, पुलिस, रमाकांत बोला, अपने मतलब की, अपनी पसंद की बात पर झट विश्वास करती है। ठीक, सुनील बोला, लेकिन एक बात। क्या? क्या पता ये नजराना शुक्राना दोनों लड़कियों को हासिल हुआ हो, लेकिन उस बाबत एक ही लड़की की कॉन्शियस ने उसे कचोटा हो। और दूसरी, सुरभि की घोड़ी घुन्नी बनी खामोश बैठी हो। हाँ, मोतियां वाले हो, ऐसी ट्रांजैक्शन में दो जनों का दखल होता है। कोई लेने वाला होता है तो कोई देने वाला भी तो होता है। वैशाली पहुजा से सवाल किया होता। ध्यान ना आया, अगली मुलाकात पर करूंगा। वो झूठ बोल देगी, मुकर जाएगी ऐसा कुछ किया होने से। इसलिए तो कहा इस बाबत सवाल मुलाकात पर करूंगा, वरना अभी फोन करता। वो मेरे सामने होगी तब झूठ बोलेगी तो शक्ल से कुछ तो भांपने का मौका मिलेगा। ठीक। तुम खेमका की कोई पड़ताल करवाने वाले थे? करवाई ना? अच्छा, करवाई। जौहरी लगा ना उसके पीछे। काका बल्ली, उसने ऐसी बेजा बेजा बात करवाई है कि सुन के फड़क जाएगा। फड़काओ। खेमका ने खसम को ठोक दिया, साथ में होली खेली। खेमकी ने खसम को ठोक दिया, साथ में होली खेली। ओ नो, कॉन्डोम की पिचकारी से नया सूट खराब कर दिया कंजरदेदा। तौबा तौबा, उसे भी ना बख्शा। गुरुजी, अर्जुन तनिक उत्तेजित भाव से बोला, पुलिस को गौरी परमार के फ्लैट में उसके मैले कपड़ों के हैम्पर में एक टेनिस की ड्रेस, व्हाइट स्कर्ट, व्हाइट टी शर्ट मिली थी, जिस पर ऐसे लाल धब्बे थे जैसे खून के छींटे हों, और टी शर्ट सामने से फटी हुई थी। मकतूला की टेनिस ड्रेस? और किसकी? सामने से खून से रंगी? नहीं, कहते हैं वो खून नहीं था, लाल स्याही थी। स्याही? जो वो शायद फाउंटेन पेन में भर रही थी कि दवात अपने ऊपर पलट बैठी। ऐसे पोशाकों पर छींटे तो नहीं पड़ते। दवात हाथ से छूट जाने पर पहले कहीं यूं टकराई होगी कि छींटे उछल गए होंगे और पोशाक पर पड़ गए होंगे। टी शर्ट कैसे फटी? उसका तो कोई जिक्र नहीं आया था। दवात गिरकर टूटी, एक तीखा कांच ऊपर उछला और टी शर्ट को फाड़ता चला गया, लाइक रजनीकांत फिल्म्स। अर्जुन ने जवाब ना दिया। मैंने लाश देखी है। हालात ये जाहिर करते थे कि कत्ल उसका तब हुआ था जबकि वो बाथरूम से नहा कर निकली थी। गुरुजी, अर्जुन एकाएक बोला, कत्ल पर एक बात और याद आई। क्या?
पुलिस के मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि चाकू घोंपा जाने से पहले उसके सिर पर डंडे जैसी किसी चीज का वार हुआ था। उसके सिर के बालों में छुपा एक घूमड़ पाया गया है जो इस बात की तस्दीक करता है। हेडक्वार्टर में ये माना जा रहा है कि पहले वो सिर के उस वार से धराशायी हुई थी और फिर उसे चाकू घोंपा गया था। अजीब बात है। कोई, रमाकांत बोला, बेडरूम में बाथरूम के दरवाजे के करीब छुपा हुआ होगा और उसके बाथरूम से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा होगा। लड़की के दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखते ही उसने उसके सिर पर वार किया होगा और उसके ढेर हो जाने के बाद उस पर चाकू का कातिलाना वार किया होगा। ऐसा क्यों किया कातिल ने? ताकि उसे चिल्लाने का मौका न मिलता। वो चाकू का ऐन दुरुस्त घातक वार कर पाता, जो कि अचेत जिस्म पर करना आसान होगा। ऐसा ही होगा मोतियां वाले। हो सकता है। मैंने लाश बेडरूम के फर्श पर यूं छाती के बल पड़ी देखी थी कि पांव बाथरूम की तरफ थे। ऐसे कोई तभी गिरता है जब उस पर पीछे से वार हुआ हो। बिल्कुल। और सुनील अर्जुन से बोला, और क्या पता चला मेडिकल एक्सपर्ट से? और वो चाकू के वार की बाबत कहता है। घाव का उसका मुआयना बताता है कि चाकू का ब्लेड कोई 1.25 इंच चौड़ा चौड़ा था और वो कोई 6 इंच लंबा था। चौड़ाई का अंदाजा तो घाव से हुआ होगा। लंबा क्या पता। लंबा क्या पता कितना था। चाकू तो बरामद नहीं हुआ। पुलिस ये मानकर चल रही है कि चाकू पूरे का पूरा जिस्म में घुस गया था और घाव की गहराई 6 इंच पाई गई थी। चाकू 8 इंच लंबा होता है और जिस्म में पूरा ना दाखिल हुआ होता तब भी घाव की गहराई यही होती। तब फल 1.25 इंच से ज्यादा चौड़ा होता। ये मान के चला जा रहा है कि आला कत्ल किचन में आम इस्तेमाल होने वाला स्टैंडर्ड नाइफ था, नोक से हैंडल तक जिसका फल 6 इंच लंबा होता है। गैस वर्क है। किचन कटलरी बनाने वालों में ऐसा कोई नियम स्थापित नहीं है कि फल की लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई भी बढ़ेगी। 8 इंच साइज का फल भी 1.25 इंच चौड़ा हो सकता है। गुस्ताखी माफ गुरुजी, आप बाल की खाल निकाल रहे हैं। अहम बात यह नहीं है कि चाकू का साइज क्या था। अहम बात यह है कि एक कत्ल हुआ है और वो पीठ में चाकू भोंका जाने की वजह से हुआ है। काफी सयाना हो गया। सोबत का असर है गुरुजी। आगे बढ़। आगे ये कि क्योंकि चाकू का फल दिल को भेद गया था, इसलिए मौत फौरन हो गई थी। सिर के वार के बाद लड़की मुंह के बल फर्श पर गिरी थी, जहां चाकू का वार होने के बाद वहीं पड़ी रह गई। खून अलबत्ता बेहद बेहताशा बहा था। और और ये स्थापित हुआ कि वो बाथरूम से नहा के बाहर निकली थी जबकि उस पर वो कातिलाना हमला हुआ था। जैसे, एक तो कहते हैं कि बाथरूम की कंडीशन ही बताती थी कि तभी किसी ने वहां हॉट वाटर शावर बाथ लिया था। दूसरे, हालिया स्नान का पता नाखूनों के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से चल जाता है। मौका वारदात से अलाई कत्ल वो चाकू बरामद नहीं हुआ। आपको मालूम है नहीं हुआ। माई फर्स्ट बॉर्न, बजरिया पुलिस, तुझे क्या मालूम हुआ? नहीं हुआ। कत्ल के संभावित वक्त के बारे में कुछ जाना? हाँ, 11:15 बजे हुआ बताया जाता है। उसी वक्त के आसपास मैंने फ्लैट के फोन की घंटी बजाई थी। जरूर तब कातिल बाथरूम के दरवाजे के बाजू में दीवार से चिपका खड़ा मकतूला के बाथरूम से बाहर कदम रखने का इंतजार कर रहा था, जबकि फोन बजना शुरू हो गया था, जो कि कातिल को रास नहीं आया था। मकतूला फ्लैट की मालकिन थी, वहां अकेली थी और घंटी बजती सुनकर जिस हाल में थी उसी में बाहर निकलकर फोन के सिराने पहुंच सकती थी, या बहुत मॉडेस्टी दिखाती तो बदन के गिर्द तौलिया लपेट सकती थी। बहरहाल वो बजते फोन की वजह से बाथरूम से बाहर निकलती तो यकीनन लपकती हुई फोन तक पहुंचती। उन हालातों में कोई बड़ी बात नहीं, कातिल उसके सिर पर भरपूर एक्यूरेट वार न कर पाता। इसलिए, रमाकांत बोला, उसने खुद जाकर फोन उठाया ताकि वो बजना बंद हो जाता। किसी ने तो फोन उठाया, उठाकर उसका बजना बंद किया और उसे वापस क्रेडल पर रखने की जगह फोन के बाजू में रखा ताकि घंटी फिर न बजती। ऐसा करने के लिए कातिल के अलावा और कौन वहां उपलब्ध था? बात तो ठीक है तेरी। बाथरूम में फर्श पर एक जगह सिगार से झड़ी राख पड़ी थी।
पुलिस की तवज्जो उस तरफ गई थी। बोल भाई वड्डे शागिर्द, ऐसा कोई जिक्र मैंने कहीं नहीं सुना। अर्जुन बोला। न मैंने किसी पुलिसिया को ऐसा कहते सुना और ना प्रेस की ब्रीफिंग के वक्त पुलिस के पीआरओ ने इसका कोई जिक्र किया। खुद देखा होता। कैसे? फ्लैट में घुस पाना तो दूर, पुलिस ने किसी को उसके करीब भी फटकने नहीं दिया। अभी भी वो आउट ऑफ बाउंड है। आई सी। गुरुजी, आपने देखा होगा कि अंबादीप के बाजू में एक खाली प्लॉट है। पुलिस ने उस प्लॉट को खूब खंगाला था। क्यों? उन्हें वहां से उस चाकू की बरामदगी की उम्मीद थी जो कि गौरी परमार को घोंपा गया था। पुलिस का ख्याल था कि कत्ल के बाद कातिल ने फ्लैट की उस प्लॉट की तरफ खुलने वाली किसी खिड़की से चाकू बाहर फेंक दिया था। तो चाकू बरामद ना हुआ? ना। गुरुजी, पुलिस के जाने के बाद मैंने और अंकुर ने भी उस प्लॉट की खाक छानी थी। किस उम्मीद में? ज्वालाई कत्ल वहां से पुलिस बरामद नहीं कर सकी, वो तुम कर लेते। अब क्या कहूं, लेकिन सोचा तो यही था। पुलिस के काम में अलगर्जी के होते हैं, खानापुरी के होते हैं, इसलिए सोचा शायद प्लॉट को खंगालने में उनसे कोई कुताही हुई हो। लेकिन नहीं हुई थी। आला कत्ल तुम भी बराबर बरामद नहीं कर सके थे। जी हाँ। अपनी उस तलाश के दौरान तुम्हें वहां कोई आधा पौना पिया हुआ सिगार पड़ा मिला? नहीं। ओह। गुरुजी, एक बात और है जो आपको मालूम होनी चाहिए। वो क्या है? सिकंद भाई बहन ने सिकंद बहन भाइयों ने एक नई स्ट्रेटजी तैयार की है जिसको अमल में लाने का जरिया उन्होंने क्रॉनिकल को और मिड डे को बनाया है। कैसे? इन दो अखबारों के जरिए वो पब्लिक सिंपैथी, जनता की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मिशन इस बात को भरपूर प्रचारित करना जान पड़ता है कि विरसे के मामले में उनके साथ भारी नाइंसाफी हुई है। उनके भाई ने वसीयत के माध्यम से एक गैर को अपना सर्वस्व सौंप कर, अगर सौंपा है तो, अगर वसीयत जेन्युइन है तो, उन पर जुल्म ढाया है। कामयाब हो रहे हैं? अभी तो कोशिश शुरू की है। नतीजा सामने आते आते आएगा। बुलंदशहर कोई एक दिन में तो बन नहीं गया था। क्या? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे का देसी वर्जन बनाया मैंने। क्या कहने। ये स्ट्रेटजी उन्हें पहले ना सूझी? नहीं ही सूझी होगी। साले दोगले, मतलब परस्त, कफन खसोट, गिद्ध, जिंदा आदमी के सगे नहीं थे, मर गए के सगे हैं। मरने वाला जरूर उनकी जात पहचानता था, इसलिए उसने वसीयत की। इसीलिए की मालको। रमाकांत बोला। बिल्कुल। वसीयत का मकसद किसी को मालिक बनाना ही नहीं होता, किसी को मालिक न बनने देना भी होता है। श्री प्रकाश सिकंद वसीयत किए बिना मर जाता, इंस्टेंट मर जाता, तो अपने मां जाए उसे कितने भी नापसंद होते, वही उसकी संपत्ति के नेचुरल ईयर होते। उन तीनों को कोर्ट से अपने नाम सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल कर लेने में कोई दिक्कत न होती। मरहूम भाई ये बात जानता समझता था, इसलिए उसने वो वसीयत की और उसमें छोटी छोटी रकमों का अपने भाई बहनों को भी वारिस करार दिया, ताकि वो किसी काइया वकील के सिखाए पढ़ाए ये दावा न पेश कर सकते कि उनके पूजनीय भाई साहब को वसीयत लिखते वक्त वेद जगत मनीषा याद नहीं आए थे, क्योंकि बीमारी ने उनके दिमाग को कमजोर कर दिया हुआ था, उन्हें गायब ख्याल बना दिया था। जिन वारिसों को कुछ नहीं मिलता वो आम ये दावा करते दिखाई देते हैं, वी वर नॉट रिमेम्बर्ड। अब सिकंद भाई बहन ये दावा नहीं कर सकते। दे हैव बीन रिमेम्बर्ड एंड प्रोवाइडेड फॉर देयर वर्थ, विच इज रुपीज 10 lakhs ईच। कोठी पर वो लोग कब्जा धांधली में किए बैठे हैं। इंसान के बच्चे हों तो दिवंगत भाई की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करें और भागते भूत की लंगोटी से सब्र करें। लेकिन कौन करे? नहीं समझते कि भाई की जिंदगी के आखिरी दिनों में उसकी नर्स ने उसकी बेमिसाल सेवा की, जिसका उसे रिवॉर्ड मिला। वो सेवा वो करते तो रिवॉर्ड उन्हें मिल जाता। तू जज्बाती हो रहा है। अभी ये सताफा तो नहीं हुआ कि जनानी को सेवा का रिवॉर्ड मिला या वो रिवॉर्ड उसने झटक लिया। ये भी ठीक है। तू कत्ल पर तवज्जो रख। जब तू कहता है कि दोपहर को तूने जब गौरी परमार के फ्लैट का फोन बजाया
तो दूसरी तरफ कातिल ने रिसीवर उठाया ताकि घंटी बजनी बंद हो जाती। इस लिहाज से कातिल के फिंगरप्रिंट रिसीवर पर हो जाने होने चाहिए थे, जो कि उनकी शिनाख्त का सबसे बड़ा जरिया होते और उसे यकीनन कातिल करार देते और सजा दिलवाते। रिसीवर को वैशाली ने पहुंच दिया था ना, बोला तो था। अब तो वो बात उसने खुद भी कबूल कर ली है। क्यों पहुंच दिया? क्योंकि वो उस पर अपने उंगलियों के निशान मिटाना चाहती थी। तुझे क्या पता? वो खुद ऐसा बोली। और वो सत्यवादी हरिश्चंद्र की बड़ी लड़की है? क्या कहना चाहते हो? क्या पता रिसीवर पहुंचने के पीछे उसकी अहम मंशा कातिल के फिंगरप्रिंट्स मिटाना ही हो। बड़ी खतरनाक बात कर रहे हो बड़े पापा जी। क्या पता वो किसी तरीके से कातिल को जान गई हो और उसने उसकी मदद करने के लिए उसके खिलाफ वो मेजर सबूत नष्ट किया हो। अगर कातिल कोई और है तो वो क्यों फंसी हुई है? उसी वजह से जिस वजह से उसने फिंगरप्रिंट पहुंचे, पुलिस को भरमाने के लिए, कातिल की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए। वो जानती वो जानती जो थी कि एक नर्म दिल दयावान जमूरा उसकी रक्षा करेगा, उसे बचा लेगा। वो थोड़ी देर की जहमत थी, वो उसने भुगत ली। अभी बच कहाँ गई है वो? तू भी कौन सा चांद पर चला गया है? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? काका बल्ली, अब तू बालिग हो गया है। अब तू जनानियों के हाय तौबा पर पिघलना छोड़ दे। कोई डैमसेल इन डिस्ट्रेस दिखाई दे तो आंखें बंद कर लिया कर, कान में रुई डाल लिया कर। बड़ी अच्छी सीख दी है। हाँ, ठीक पहचाना तूने। अच्छी ही सीख दी है। मैं इस पर विचार करूंगा। विचार करेगा? अमल नहीं करेगा? आइंदा सावधान रहने की कोशिश करूंगा। इस बार जो होता है होने दो। ऐसा है तो एक बात बता। पूछो। वो जनानी वैशाली पहुंचा तेरी करंट डैमसेल इन डिस्ट्रेस गौरी परमार के फ्लैट में दाखिल कैसे हुई? कहती है गौरी परमार ने उसे मेन डोर की चाबी दी थी। खुलासा कर इस बात का। वैशाली गौरी से मिलने गई। गौरी ने टेनिस खेलने की ख्वाहिश जाहिर की। वैशाली उस वक्त साड़ी ब्लाउज में थी, जो कि टेनिस खेलने के लिए मुनासिब ड्रेस नहीं थी। वो अपनी टेनिस की ड्रेस और साजो सामान लेने के लिए वापस जाने लगी तो गौरी ने उसे फ्लैट के मेन डोर की एक चाबी दी, ताकि गौरी की वहां गैर हाजिरी में या उसके टॉयलेट में होने की सूरत में भी वो भीतर दाखिल हो पाती। उसे फ्लैट से बाहर खड़े इंतजार न करना पड़ता। वैशाली विवेक नगर अपने घर गई। लौटी तो उसने गौरी को फ्लैट में मरे पड़े पाया। लेकिन यहाँ एक तवज्जो देने वाली बात यह है कि वैशाली कहती है कि उसे चाबी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि फ्लैट का दरवाजा खुला था। वो ऐसा कहती है। वो ऐसा कहती है। चाबी के साथ फ्लैट से रुखसत कब हुई थी? कहती है 11:25 पर, या एक आध मिनट बाद। लेकिन साथ में यह भी कहती है कि वो सीधे विवेक नगर अपने फ्लैट पर नहीं गई थी। रास्ते में वो अपने बैंक गई थी, जहां से उसने कोई पूछताछ करनी थी। इस वजह से वो कदरन लेट 12:05 पर वापस लौटी थी। और उसके दो फेरों के बीच के वक्फे में कत्ल का वाकया हुआ था। हाँ। तुझे खबर कब की? 12:15 के करीब। और तेरे ख्याल से कत्ल 11:45 के करीब हुआ था, क्योंकि वो टाइम था जब तूने गौरी के फ्लैट का फोन बजाया था। तो वो फोन कातिल ने उठाया था। हाँ। एक्सिस बैंक में उसकी हाजिरी स्थापित होती है? नहीं होती। वजह? बता भाई। सुनील अर्जुन से बोला। वो बड़ी ब्रांच है। वहां किसी को वैशाली की आमद और इंक्वायरी के बारे में कुछ याद नहीं। पूछने पर यही जवाब मिला कि नॉर्मल वर्किंग डे में इतने कस्टमर आते जाते थे, कौन किसको याद रखे। वदिया। रमाकांत बोला। काका बल्ली, अब सुन। इस सारे सिलसिले के बारे में तेरे बड़े पापा जी का क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? लड़की चाबी के बारे में बिल्कुल झूठ बोल रही है। अपने वसीयत के बाबत बयान के बारे में आइंदा दिनों में गौरी वो रवैया अख्तियार करने वाली थी, उसकी रूह में ये बात तर्क की कसौटी पर। अच्छा। लड़की चाबी के बारे में बिल्कुल झूठ बोल रही है।
अपने वसीयत की बाबत बयान के बारे में आइंदा दिनों में गौरी वो रवैया इख्तियार करने वाली थी, उसकी रूह में ये बात तर्क की कसौटी पर, वही तो बीच में ना टोक, सॉरी, तर्क की कसौटी पर बिल्कुल खरी नहीं उतरती कि गौरी ने उसे अपने फ्लैट की चाबी दी हो। चाबी तो थी उसके पास, थी तो वो उसने कहीं और से किसी और तरीके से हासिल की। क्यों? क्योंकि वो गौरी की गैर हाजिरी में उसके फ्लैट की तलाशी लेना चाहती थी। किस लिए? किसी ऐसे क्लू की तलाश के लिए जिससे ये साबित होता कि वो सिकंद भाई बहनों के हाथों बिक गई थी। गुड। जब वो पहली बार गौरी के फ्लैट पे पर जब वो पहली बार गौरी के फ्लैट पर पहुंची थी तो उसने उसे टेनिस खेलते जाने की तैयारी में पाया था। उसने ये कहानी गढ़ी थी कि गौरी टेनिस उसके साथ खेलना चाहती थी, इसलिए वो अपना टेनिस का साजो सामान बटोरने अपने फ्लैट पर वापस गई थी। वो गई होगी, उसने सामान बटोरा भी होगा ताकि अपनी कहानी को सच्ची साबित करने के लिए वो सामान वो पेश कर पाती। लेकिन ऐसा करके वो उल्टे पांव अंबाद्वीप लौटी थी। कहीं किसी बैंक वैंक में वो नहीं गई थी और अपने पास उपलब्ध चाबी से ताला खोलकर भीतर दाखिल हुई थी। तो उसे पता लग गया था कि गौरी टेनिस खेलने नहीं गई थी, वो अभी घर पर ही थी। लिहाजा गौरी के फ्लैट में चोरों की तरह घुसते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई थी। तब वहां दोनों में ऐसा महाभारत छिड़ा कि उसका अंत गौरी के कत्ल पर जाकर हुआ। बाकी तुझे फोन करना, अपनी बेगुनाही की दुहाई देना, सब पेचअप पैचअप की बातें हैं। तो कातिल वैशाली है? मैंने ये कब कहा? तो और क्या कहा? कहा कि वो कातिल हो सकती है। तेरे सामने एक थ्योरी रखी है जिसकी रूह में वो कातिल हो सकती है। उसका कातिल होना बेडरूम के फर्श पर पड़ी सिगार की राख को एक्सप्लेन नहीं करता। उस राख पर उसके वहां गिरी होने का कोई टाइम दर्ज था, कोई तारीख दर्ज थी? क्या पता कब वो वहां गिरी, क्या पता कब किसी सिगार पीने वाले मेहमान को मकतूला ने अपने बेडरूम में रिसीव किया। फटी हुई टेनिस ड्रेस के बारे में क्या कहते हो? उस पर पड़े रंग के छींटों के बारे में क्या कहते हो? वो सब सेकेंडरी बातें हैं। कोई जरूरी नहीं कि उनका कत्ल से कोई रिश्ता हो। हम्म। फिर तूने खुद बताया था कि जब खेमकी तेरे ऑफिस में तेरे से मिलने आई थी तो वो तेरे से गौरी परमार का एड्रेस जानना चाहती थी। तूने उसे उसका जरिया वैशाली पहुंचा बताया था, जिससे हो सकता है उसने गौरी का एड्रेस हासिल कर लिया हो और वो उस पर चढ़ दौड़ी हो। तू खुद बता, फटी हुई ड्रेस, उस पर रंग के छींटे उस औरत का ट्रेडमार्क है या नहीं? वो गौरी के फ्लैट में उस औरत की विजिट की चुगली करते हैं या नहीं? करते तो हैं। तो फिर तुम्हारे ख्याल से टेनिस की फटी और सामने से रंगी ड्रेस का बेडरूम के फर्श पर पड़ी सिगार की राख का कत्ल से कोई रिश्ता नहीं? अगर मेरी बाकी बातें भी माने तो कोई रिश्ता नहीं। हम्म। लेकिन तू ढीठ है, मुसीबत जदा जनानियों का सगा है, कहाँ मानेगा? वड्डे भापा जी, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरी तवज्जो मिसेस शुभ्रा खेमका की तरफ दिलाई। दिलाई तो क्या करेगा, उठ के उससे मिलने तो चल नहीं देगा। इरादा तो यही है। दूर फीटे मुंह। और ये कोई टाइम है? क्या हुआ टाइम को? अभी 11:15 ही तो बजे हैं। क्या करेगा उस जनानी से मिलकर? क्या हाथ आएगा? जाके पता चलेगा ना। तेरे पर वही मसल लागू होती है। कौन सी? अन्य कुत्ते हिरना दे शिकारी। पत्रकारिता का सारा धंधा ही इस बात पर बेस्ड है। तो तू क्यों करता है ऐसी नौकरी? छोड़ दे, तुझे घाटा है नौकरियों का। है तो सही, मुल्क में इतनी बेरोजगारी है। और कमलिया, तेरे लिए थोड़ी ही है, मैं हूं ना। तुम क्या करोगे? तेरे लिए रोजगार पैदा करूंगा। अभी यहाँ एक नाइट वॉचमैन की पोस्ट खाली है। शट अप। रमाकांत एक आंख दबाकर धूर्त भाव से हंसा। तुम्हारे पास प्रकाश खेमका के घर का पता है? है। एक कागज पर लिख दो, बयम टेलीफोन नंबर। रमाकांत ने वो काम किया। लेकिन वो बोला, जाने से पहले कत्ल पर अपने विचार प्रकट करके जा। जैसे मैंने अपनी थ्योरी बताई वैसे बता, तेरी थ्योरी क्या है? वैशाली पहुंचा तो तेरी शक्ल से दिखता है तुझे बतौर कातिल कबूल नहीं।
वो नहीं कबूल तो कोई कैंडिडेट तेरी निगाह में भी तो होगा। मेरी निगाह में वेद प्रकाश सिकंद था, लेकिन अभी पता लगा कि वो कातिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी एलिबाई तो हिलाई नहीं जा सकती। बहरहाल एक बात के मामले में मुझे गारंटी है कि कत्ल गौरी परमार के फ्लैट पर मेरी टेलीफोन कॉल के वक्त हुआ था, यानी कि 11:15 के करीब हुआ था। रिसीवर पर कातिल के फिंगरप्रिंट्स थे, लेकिन उन्हें वैशाली ने मूर्ता दिखाई और अपने फिंगरप्रिंट्स गायब करने की कोशिश में पहुंच दिए। अब रिसीवर पर सिर्फ मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं, और मेरे पर इल्जाम है कि पहले के फिंगरप्रिंट्स वैशाली की हिमायत की कोशिश में मैंने पहुंचे, तो उस कोशिश में कातिल के फिंगरप्रिंट्स भी पूछ गए। तुझे बोलना चाहिए कि वो हरकत वैशाली ने की थी। उससे क्या होगा? और तेरी जान सांसद से निकलेगी। तेरे पर से ये इल्जाम हटेगा कि पुलिस की तफ्तीश में फच्चर तूने डाला। वो मामूली सांसद है। मैं इससे कहीं बड़ी बड़ी सांसद झेल चुका हूं। जमा, मेरे ऐसा कहने से फोकस फिर विशाली पर शिफ्ट हो जाएगा, और फिर पुलिस भी उस लाइन पर सोचने लगेगी जिस पर अभी तुम सोच के हटे हो। रमाकांत, मेरा इस सांसद से निकलना वैशाली को इस सांसद में गहरा धंसाना होगा। उस पर जुल्म होगा जो करना मुझे मंजूर नहीं। ऐसा न करने पर पुलिस भले ही समझे कि मैं कातिल हूं, लेकिन मैं तो जानता हूं कि मैं कातिल नहीं हूं। अंत पंत सच्चे का ही बोलबाला होता है। इस बार भी होगा। कहने का मतलब यह है कि अपनी सहूलियत के लिए मैं विशाली पर दुश्वारियों का पहाड़ ढहने नहीं दे सकता। वीर मेरे, उस जनानी से तेरे को जो ट्रीटमेंट हासिल होगा, वो यही होगा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये बात छुपने वाली नहीं है कि उसको बचाने के लिए तूने उसे मौका वारदात से रुखसत कर दिया और पीछे पुलिस के उखल में अपना सिर दे दिया। ऐसा मैंने पहली बार किया है। और कभी तो कोई सबक लेगा या नहीं लेगा? देखो, अभी पुलिस की मुकम्मल तवज्जो वैशाली पहूजा की तरफ है, क्योंकि उसका अग्रिम जमानत पर छूटना उनके मुंह पर तमाचा ठोक गया। प्रभुदयाल ने 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया है। कम से कम तब तक तो मुझे अपने स्टाइल से फंक्शन करने दो। ठीक है मालको, ऐसे ही सही। अगला दृश्य। आधी रात को सुनील ने प्रकाश खेमका के आवाज की कॉल बेल बजाई। प्रकाश खेमका ने दरवाजा खोला। वो कुर्ता पजामा पहने था। उसके बाल अस्त व्यस्त थे और चेहरे पर थकान के लक्षण थे। तुम? उसके मुंह से निकला। हाँ, सहज। सुनील सहज स्वभाव में बोला। मैं? इस वक्त? 2 मिनट जरूरी बात करनी है, इसलिए इस वक्त। क्या बात करनी है? बोलूंगा ना। वो दरवाजे पर से हटा। सुनील भीतर दाखिल हुआ और उसके पीछे पीछे चला। वो ड्राइंग रूम में पहुंचा। उसने वहां की कुछ बत्तियां ऑफ की और बोला, बैठो। अरे कौन आया है? भीतर से कहीं से उसकी बीवी शुभ्रा की आवाज आई। सुनील, खेमका ने उच्च स्वर में जवाब दिया। ब्लास्ट वाला। आज तुम जिसके ऑफिस में गई थी। तत्काल कहीं सीढ़ियों पर धम धम पड़ते कदमों की आवाज हुई। फिर शुभ्रा ने ड्राइंग रूम में कदम रखा। उस घड़ी वो एक झोल झाल नाइट गाउन पहने थी, जिसमें वो और भी ज्यादा विशालकाय लग रही थी। सुनील ने दोनों हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया। यहां पहुंच गए? वो बोली। जी हाँ। सुनील विनीत भाव से बोला, गुस्ताखी की माफी के साथ। आज दिन में मैंने तुम्हारे ऑफिस में जो धमाल मचाया। शुभ्रा शुभ्रा एक आंख दबाती अर्थपूर्ण स्वर में बोली, उसका मुझे अफसोस है। ये कहते हैं कि मेरे वहां से निकलने के फौरन बाद ये वहां पहुंचे थे। ये कहते हैं तब तुम क्रोध से बिफरे हुए थे और डैमेजेस क्लेम करने के लिए तुमने इन्हें कोर्ट कचहरी की धमकी दी थी। मैंने इन्हें समझाया है कि डैमेज कोई खास नहीं हुआ था। तुम भले आदमी थे और अपनी धमकी पर अमल करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं था। तुम्हारे चेहरे की खरोंचें तो, खेमका बोला, ठीक भी हो गई। हाँ, सुनील बोला, बहुत जल्दी हो गई। पीर बाबा की मजार की भभूत मिली ना? मजाक कर रहे हो? सुनील ने उसकी बात की ओर ध्यान न दिया। वो शुभ्रा से संबोधित हुआ। दिन में ब्लास्ट के ऑफिस के अलावा आप और कहाँ गई थी? तुम्हें क्यों बताए? खेमका बोला। गुले गुलजार, जवाब इन्हें देने दो ना। तुम्हारा सवाल नाजायज है। अरे तो इन्हें ऐसा कहने दो।
मैंने कोई सीक्रेट काम नहीं किया, शुभ्रा बोली, जो मुझे छिपाना पड़े। तुम्हारे ऑफिस से निकलकर मैं वैशाली पहुजा से मिलने गई थी। मिली? नहीं। कल फिर ट्राई करूंगी। लेकिन मैं गौरी परमार से मिली थी। पता कैसे जाना? टेलीफोन डायरेक्टरी से जाना। उसमें उसके नाम के साथ उसका पता दर्ज था। अंबाद्वीप, भगत सिंह मार्ग। आप वहां गई थी? हाँ। किस वक्त? यही कोई 11:30 बजे। एक आध मिनट इधर उधर हुआ। वो फ्लैट पर थी? हाँ। मिली? जब फ्लैट पर थी तो क्यों ना मिलती? इनकार करती, नखरे झाड़ती तो दरवाजा ना तोड़ देती। होली खेली? दबा के। याद करेगी मेरी होली। अब बाकी की जिंदगी किसी शादीशुदा शख्स पर डोरे डालने की हिम्मत नहीं होगी उसमें। माय डियर, खेमका जल्दी से बोला, मेरा किसी लड़की से ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं है। कारोबारी ताल्लुकात को तुम ऐसा वैसा रिश्ता बताने लगोगी तो कैसे चलेगा? वैशाली पहुजा मेरी मैगजीन की एक एडवर्टाइजर है, इसलिए उस सिलसिले में उससे एक आध बार मिलने का इत्तेफाक हुआ था। लेकिन इस गौरी परमार की तो अपनी जिंदगी में मैंने कभी सूरत भी नहीं देखी। मैंने देखी ना। उसने मेरी देखी। अब कभी मेरी सूरत भूल जाए तो बोलना। सपने भी देखेगी तो मैं ही दिखाई दूंगी। क्या समझे? खेमका ने उत्तर न दिया और उसने बेचैनी से पहलू बदला। वैशाली क्यों ना मिली? सुनील ने जवाब दिया। सुनील ने प्रश्न दिया। अपने फ्लैट पर नहीं थी, छुप गई होगी कहीं। काहे को? खबर लग गई होगी कि तूफान आ रहा था। कोई बड़ी बात नहीं कि तुम ही ने खबरदार कर दिया हो। उसने एक क्षण ठिठक कर अपलक सुनील को देखा, फिर आगे बढ़ी। मैंने काफी देर उसका वहां लौटने का इंतजार किया। फिर मुझे डायरेक्टरी से गौरी परमार का पता जानने का आइडिया आया, जो कि मैंने जान लिया। नतीजतन मैं भगत सिंह मार्ग और आगे अंबाद्वीप पहुंच गई, जहां आप गौरी परमार से मिली। मिली ना? बोला तो। उस वक्त वो क्या कर रही थी? अपने को फुंदने लगा रही थी। जी? टेनिस खेलने जाने की तैयारी कर रही थी। इतनी छोटी सी वाइट स्कर्ट पहनी थी कि क्या बोलूं। वैसे ही सामने गले की खुली टी शर्ट पहने थी। मैंने पूरी खोल दी। क्या? टी शर्ट? क्या किया? फाड़ दी। जब दिखाना है तो जरा सा क्या दिखाना, दिखे तो सब कुछ दिखे। और क्या? और वही किया जो तुमने आते ही बोला। अपने स्पेशल बैलून से होली खेली? ये भी कोई पूछने की बात है? रंग भरा निरोध और मैं पास किस लिए रखती हूँ? पट्टी का कोई विरोध न चला। सब कुछ निर्विरोध किया। नीचे से ऊपर तक रंग दिया। हे भगवान, खेमका के मुंह से निकला। सच में ऐसा किया? और क्या? उसे यूं वार्निंग दी ना कि शादीशुदा मर्द के गले नहीं पड़ना। अरे बोला ना, मैं उसे जानता तक नहीं। मैं उससे कभी नहीं मिला। तो जिन्हें जानते हो उनकी खैर मनाओ। तुम जो भी गुल खिलाओगे उनकी देर सबेर खबर मुझे होके रहेगी। फिर किसी न किसी कमबख्त तुम्हारी को वैसा सबक मिल के रहेगा जैसा आज गौरी परमार को मिला। अरे भगवान, मैं जो करता हूँ इन लाइन ऑफ माई बिजनेस करता हूँ। क्या बिजनेस? सुनील बोला। वो वो क्या है कि? वो खामोश हो गया। बोलो। शुभ्रा चैलेंज भरे स्वर में बोली। बोलो, क्या है? अगर, सुनील बोला, गौरी परमार के बारे में कुछ कहने जा रहे थे तो वो मैं भी जानना चाहता हूँ। जो जानना है जाके गौरी परमार से जानो। जाके उससे सवाल करो। मैं जरूर करता, अगरचे कि ये मुमकिन होता। क्यों मुमकिन नहीं? कहीं चली गई? हाँ, एकाएक चली गई। कहाँ? बहुत दूर। इतना दूर कि अब लौट के नहीं आने वाली। क्या कह रहे हो? आज दोपहर 11:15 बजे के करीब उसके फ्लैट में उसका कत्ल हो गया है। सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण वही आलम रहा। सत्यानाश हो तुम्हारा। फिर एकाएक खेमका बीवी पर भड़का। मुझे पता था तुम्हारा भड़कीला मिजाज किसी दिन कोई बड़ा गोल खिलाएगा, लेकिन कत्ल? हे भगवान। अरे, क्या बक रहे हो? हे भगवान, हे भगवान। मैडम आप, सुनील बोला, गौरी परमार से अपनी मुलाकात पर थोड़ी और रोशनी डालें तो बात क्लियर हो। क्या बात क्लियर हो? वो सुनील को घूरती बोली। कत्ल की बात।
कत्ल की बात क्लियर हो। ओहो, तो तुम समझते हो कत्ल मैंने किया है? कत्ल आपके वहां विजिट के आसपास ही हुआ बताया जाता है। तो तो ये कि अगर आप कहती हैं कि कहती हूँ, पुरजोर कहती हूँ, कत्ल आपने नहीं किया है, तो कातिल आपके वहां से रुखसत होने के फौरन बाद वहां पहुंचा होगा। बस आप गई होंगी और वो आया होगा। तुम्हारा इन बातों में क्या दखल है? मैडम, मैं खोजी पत्रकार हूँ। ब्लास्ट के पाठकों के लिए एक नौजवान लड़की के कत्ल के राज की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल प्रिंट मीडिया भी टीवी की तरह सेंसेशन सीकर बना हुआ है। तुम खबरों के सौदागर अपनी खबरें बनाने बेचने के लिए कोई भी इल्जाम किसी पर भी थोप सकते हो। अगर इस बार तुम मुझे निशाना बनाने की फिराक में हो तो खता खाओगे। खता मैं खा लूंगा, क्योंकि खता मैं खाता ही रहता हूँ। क्योंकि ऐसी धमकियां मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए अर्ज है। मेरा काम हकीकत को जानना है, हकीकत को उजागर करना, हकीकत को गढ़ना नहीं, ठोक बजा के तैयार करना नहीं। अभी तो यही करते जान पड़ रहे हो, तभी तो मेरे पीछे पड़े हो, तभी तो आधी रात को यहाँ हो। माय डियर, खेम का दबे स्वर में बोला, तुम अपनी जुबानी तुमने अपनी जुबानी कबूल किया है कि आज दोपहर तुम मौका वारदात पर थी। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। दोपहर को मेरे वहां होने का मतलब ये नहीं है कि मैं ऐन कत्ल के वक्त वहां थी और कत्ल मैंने किया था। ये बात ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। सुनील बोला। बल्कि थोप रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा है कि कत्ल का वक्त मोटे तौर पर आपकी वहां मौजूदगी के वक्त से मेल खाता है, जो कि हकीकत है। अगर आपने कत्ल नहीं किया तो साफ कहिए। कह तो रही हूं, और कैसे कहूं? लाउड स्पीकर पर कहूं? पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर कहूं? जो मैंने वहां किया वो मैंने बोल दिया। मैंने उसकी टेनिस की ड्रेस फाड़ी, रंग से होली खेली। अभी भी उसको ठोकती, नीचे गिराकर ऊपर बैठ जाती, लेकिन वो नौबत ना आती। वो मेरे काबू में ना आई, दौड़कर बाथरूम में घुस गई। भीतर से दरवाजा लॉक कर लिया। मैंने दरवाजा खटखटाया, भड़बड़ाया, वो टस से मस ना हुआ तो हार मान ली। बस ये किया मैंने। इसमें कत्ल कहां से आ घुसा? लेकिन जब कत्ल, बस, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहने वाली। मैडम, आपको ये रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए। असली कातिल के पकड़े जाने में आपकी भी दिलचस्पी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा आपके हित में है। वो कैसे? तभी अपने आप स्थापित हो जाएगा कि आपने बस वही किया जो आप कहती हैं कि किया, और उसके अलावा वहां कुछ नहीं किया। हम्म। असल कातिल का पकड़ा जाना किसी और को भी बेगुनाह साबित कर सकता है। और कौन? जिस पर कि इस सिलसिले में पुलिस की नजर इनायत है। यानी कि पुलिस की निगाह में कोई मर्डर सस्पेक्ट है? जी हाँ, है। मैं समझ गई। क्या समझ गई आप? तुम उसके तरफदार, तुम उस पर से फोकस हटाने के लिए शक की सुई का रुख मेरी तरफ फेरना चाहते हो। वो तो पहले ही फिरा हुआ है। ये ठीक कह रहा है, खेम का बोला। माय डियर, उस लड़की से मिलने गई होने की बाबत तुम्हें अपना मुंह नहीं फाड़ना चाहिए था। अब फाड़ा है तो कुछ करो। क्या करूं? अपनी कोई माकूल सफाई पेश करो, वरना। वरना क्या? वरना ये अपने अखबार में तुम्हारे खिलाफ छापेगा। छापे। मुझे इसके फटीचर अखबार की परवाह पड़ी है। ये पुलिस के पास जाएगा। जाए, खुशी से जाके उनकी गोद में बैठे। मैं, सुनील बोला, आपकी दिलेरी की दाद देता हूं। शुक्रिया। लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूं। तो करो ना। अभी मेरे सामने पुलिस को फोन करो। आप चाहती हैं मैं ऐसा करूं? नहीं चाहती, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकने वाली नहीं हूं। वो पड़ा है फोन, जाओ लगाओ पुलिस को कॉल। अच्छी बात है। सुनील ने जेब से मोबाइल निकाला और पुलिस हेडक्वार्टर का नंबर डायल किया। मैं ब्लास्ट से सुनील बोल रहा हूँ, वो बोला। क्या इस घड़ी इंस्पेक्टर प्रभुदयाल से बात हो सकती है? सुनील? ब्लास्ट? हाँ। सुनील चक्रवर्ती, जो ब्लास्ट का चीफ रिपोर्टर है, वही। इंस्पेक्टर साहब, बाई चांस इस घड़ी हेडक्वार्टर में? होल्ड करो, बात कराते हैं। थैंक यू। कुछ क्षण बाद प्रभुदयाल की आवाज उसके कानों में पड़ी। बोलो रिपोर्टर साहब, क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बड़ा ब्रेक देना चाहता हूँ। तुम चाहते हो मुझे ब्रेक देना?
जी हाँ। हैरानी की बात है। किस सिलसिले में? गौरी परमार के कत्ल के सिलसिले में? ब्रेक देना चाहते हो या कोई सुनीलियन पुड़िया सरकाना चाहते हो? ब्रेक देना चाहता हूं, ऑनेस्ट, ताकि वो तुम्हारी सखी के काम आए। आप खफा हैं इसलिए कुछ भी कह सकते हैं माई बाप, ताकि वो पुलिस के काम आए। क्या कहना चाहते हो? मैं इस वक्त प्रकाश खेमका के घर से बोल रहा हूं, जो कि सरकता आंचल नाम की एक मैगजीन का प्रकाशक, संपादक वगैरह वगैरह है। मैं जानता हूं उसको और उसकी मैगजीन को। आगे बढ़ो। प्रकाश खेमका मकतूल गौरी परमार से कोई टांका भिड़ाने की कोशिश कर रहा था और उसकी इस कोशिश की खबर उसकी बीवी को लग गई थी। आज सुबह 11:30 बजे गौरी परमार का बैंड बजाने की नीयत से बीवी शुभ्रा खेमका खुद अपनी जबानी कबूल करती है कि गौरी परमार के फ्लैट पर गई थी, जहां उसने गौरी के साथ बदसलूकी की थी, उसके कपड़े फाड़ दिए थे, कपड़ों पर की पिचकारी भर दी थी। बकौल उसके उसका इरादा अभी गौरी परमार को ठोकने का भी था, लेकिन वह दौड़कर बाथरूम में घुस गई थी और उसने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया था। शुभ्रा ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई थी। इतना कुछ उसने अपनी जबानी कबूला किया है, इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं कहना चाहती। सर, अगर आप उसे मर्डर सस्पेक्ट माने तो मेरे ख्याल से ये पुलिस के लिए बड़ा ब्रेक है, जिसे मैंने चांदी की तश्तरी में सजाकर, सोने का वर्क लगाकर, हीरे की लौंग जड़कर आपकी खिदमत में पेश किया है। ये सखी की हिमायत में कोई पुड़िया नहीं। नो सर, नेवर। ये सखी की हिमायत में कोई पुड़िया नहीं। दिस इज गॉड्स ट्रुथ, राइट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। पता बोलो, सुनील ने बोला। आता हूं। सुनील ने मोबाइल बंद किया। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल? शुभ्रा उसे घूरती बोली। ये कौन हुआ? गौरी परमार मर्डर केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। जहां तक मैं समझती हूँ वो भी कह रहा था कि तुम किसी सखी की हिमायत की फिराक में थे। सिर्फ कह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे कहने पर उसे मेरी बात का यकीन आ गया था। तो वो यहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है? शुभ्रा सक पकाई। हाँ। उसने अपने पति की तरफ देखा। आके क्या करेगा? खेमका बोला। पता चल जाएगा, जल्दी पता चल जाएगा। उसने ज्यादा दूर से नहीं आना है। कहीं से भी आना हो, लेकिन अब हमें उसका इंतजार तो करना पड़ेगा ना। तुम्हें निकाल के, शुभ्रा बोली, जाके सो रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें निकाल के जाके सो रहे तो ऐसा नहीं हो सकता ना, शुभ्रा बोली। शुभ्रा, हेमका ने बीवी को मीठी झिड़क दी। सुनील मेहमान है। मेहमान के भेष में दुश्मन है? बातें नहीं सुनी इसकी। मेहमान है इसलिए चुप करो। चेहरे पर उपेक्षा के भाव लिए वो खामोश हुई। सुनील, खेमका उसकी तरफ घूमा, इंस्पेक्टर के इंतजार में एक एक ड्रिंक हो जाए। ड्रिंक मैं दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, सुनील शुष्क स्वर में बोला। यहाँ मुझे कोई दोस्त दिखाई नहीं दे रहा। अरे, मैं हूं ना। शुभ्रा गर्म मिजाज है बस, इसके मन में कुछ नहीं है। हम्म। सबूत के तौर पर देखना, अभी ये हमें ड्रिंक सर्व करेगी। वो तो मैं करती हूँ, शुभ्रा भुनभुनाई, लेकिन अगर तुम इस लड़के के साथ मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश रचे हो तो? हे भगवान, कैसी साजिश? मेरे पर कत्ल का इल्जाम थोपकर मुझे रास्ते से हटाने की साजिश, और फिर उस वैशाली वैशाली पहुजा से प्यार की पींगे बढ़ाने की साजिश। माय डियर, जब तुम वहां थी तो अपनी पोजीशन तो तुम्हें क्लियर करनी पड़ेगी ना। फिर शुरू हो गए। जरूर तुम्हारी इस लड़के के साथ कोई मिली भगत है, इसीलिए एक ही मुद्दे पर ये चुप होता है, तो तुम चालू हो जाते हो। अब जाने भी दो। जाओ ड्रिंक्स लेकर आओ। बुनबुनाती हुई वो वहां से चली गई। सुनील, पीछे खेम का दबे स्वर में बोला, ये बात किसी तरीके खत्म नहीं हो सकती? हो सकती है, सुनील बोला। बीवी को समझाओ, सब कुछ सच सच बोल दे, बात अपने आप खत्म हो जाएगी। अरे सुनो, भीतर से कहीं शुभ्रा की आवाज आई। यहां से स्कॉच की बोतल कहाँ चली गई? वहीं होगी, मुझे मिल नहीं रही। आता हूं। वो लपकता हुआ वहां से रुखसत हुआ।
2 मिनट बाद वो वापस लौटा। वहीं थी, उसने सुनील को बताया। भड़की हुई थी तो आंखों के आगे पड़ी चीज दिखाई नहीं देती। होता है, सुनील लापरवाही से बोला। एक बात बताओ, पूछो। इतनी रात गए यहां आने के पीछे तुम्हारा असल मकसद क्या था? असल नकल एक ही मकसद था, तथ्यों की जानकारी हासिल करना। पता कैसे चला कि मेरी बीवी गौरी परमार के फ्लैट पर गई थी? एक उड़ती चिड़िया ने बताया। मजाक मत करो यार, जवाब दो। वो बात स्थापित स्थापित है, क्या फर्क पड़ता है उसकी खबर मुझे कैसे लगी? जब वो खुद मानती है कि वहां गई थी तो जाहिर है कि मेरी जानकारी गलत नहीं थी। अब ये बात पुलिस भी जान जाएगी। अब देखना ये है कि अपनी स्मार्ट टॉक से, अपने फायरी टेम्पर से, जैसे उसने मेरी बोलती बंद कर दी, वैसे क्या पुलिस की भी कर पाती है? हम्म। शुभ्रा ड्रिंक्स की ट्रे के साथ वहां पहुंची। उसने 2 गिलास उन दोनों को थमाए और एक खुद ले लिया। उनके गिलासों में विस्की थी, ये फासले से दिखाई देता था। खुद उसके गिलास में क्या था, सुनील न समझ सका। हौसले से पीना, वो बोली। जहर नहीं है ड्रिंक में। अंदेशा हो तो मेरे हस्बैंड से गिलास बदल लो। सुनील खामोश रहा। तीनों खामोशी से आमने सामने बैठकर अपने अपने गिलास का तरल पदार्थ चुसकने लगे। उनके गिलास खाली हुए तो कॉल बेल बजी। खेमका ने जाकर दरवाजा खोला और फिर इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के साथ वापस लौटा। अभिवादनों का आदान प्रदान हुआ। खेमका ने अपनी पत्नी का परिचय इंस्पेक्टर से कराया। क्या माजरा है? प्रभुदयाल बोला। मैडम का मकतूला गौरी परमार से मिलने गई होने की क्या बात है? पता नहीं क्या बात है, शुभ्रा लापरवाही से बोली। कुछ ज्यादा ही खुराफाती लड़का ही है। पहले सपने देखता है, फिर उसको हकीकत का रंग देने की कोशिश करता है। ये क्या कह रही हैं? मैडम एक हसद की मारी औरत हैं, सुनील बोला, जिन्हें जब भी अपने हस्बैंड की पर बेवफाई का शक होता है। मैडम एक हसद की मारी औरत हैं, सुनील बोला, जिन्हें जब भी अपने हस्बैंड पर बेवफाई का शक होता है आसमान सिर पर उठा लेती हैं। हालिया इल्हाम इन्हें यह हुआ था कि इनके हस्बैंड का गौरी परमार से अफेयर था। आज सुबह ये मेरे पास ब्लास्ट के ऑफिस में पधारी थी और वहां से विदा होते वक्त घोषणा करके गई थी कि ये वहां से सीधे वैशाली पहुंचा और गौरी परमार से मिलने और उनका खास तौर से गौरी परमार का बैंड बजाने जा रही थी। तब इनके मिजाज की तुरशी और इरादों की मजबूती साफ नुमाया हो रही थी। इसलिए स्वाभाविक तौर पर मेरी ये मालूम करने की इच्छा हुई कि अपनी खतरनाक घोषणा के तहत आखिरकार इन्होंने क्या किया था। फिर अभी थोड़ी देर पहले यही जानने की गरज से मैं यहाँ आया था। तब इन्होंने मेरे और अपने हस्बैंड के सामने कबूल किया था कि आज सुबह 11:30 बजे के करीब ये गौरी परमार के फ्लैट पर गई थी और उसे अपने रौद्र रूप का मजा चखा कर आई थी। क्या किया था? उसके कपड़े, टेनिस की ड्रेस जो वो उस घड़ी पहनी थी, फाड़ दिए थे। बड़े वल्गर तरीके से उस पर और कपड़ों पर रंग छिड़क दिया था। फिर उसे ढेर करके धुनाई की कोशिश की थी, जिसमें कामयाब नहीं हो सकती थी क्योंकि गौरी इनकी गिरफ्त से निकलकर बाथरूम में घुस गई थी और उसने बाथरूम का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया था। मैडम न दरवाजा खुलवा पाई न तोड़ पाई थी, इसलिए जो कहर ढा चुकी थी उसी से सब्र करके लौट आई थी। ये 11:30 के करीब का वाक्य है। जी हाँ। आप क्या कहती हैं? शुभ्रा प्रभु आप क्या कहती हैं? प्रभुदयाल ने शुभ्रा से सवाल किया। सिवाय इसके, शुभ्रा शांति से बोली, क्या कहूं कि इस लड़के को लंबी लंबी छोड़ने का शौक है। मतलब? इसने आपको एक परी कथा सुनाई है जिसकी एवज में इसको एक शाबाशी बनती है तो दे दीजिए। परी कथा? और क्या? आप गौरी परमार से नहीं मिली थी? मैंने आज तक कभी उसकी सूरत नहीं देखी। ऐसा? जी हाँ। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन शायद मेरे हस्बैंड को पता हो। वो खेमका की तरफ घूमी। बोलो जी, तुम जानते हो ये गौरी परमार कौन है? नहीं, खेमका फरमाइशी अंदाज से बोला। मुझे कभी इस नाम की किसी लड़की से मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लिहाजा, सुनील बोला, मैंने जो कहा गलत कहा। अब मैं क्या बोलूं? यह भी गलत कहा कि मैडम बड़े मौलिक तरीके से किसी भी मौसम में होली खेलने का शौकीन
होली खेलने की शौकीन हैं। निरोध को फुलाकर उसमें रंग भर लेती हैं, फिर बवक्ते जरूरत उसे पंक्चर करके पिचकारी की तरह इस्तेमाल करती हैं। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। और इस मौलिक होली का मजा आप भी चख चुके हैं। मिस्टर सुनील, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। और इस नॉनसेंस पर अंकुश लगाना, शुभ्रा बोली। इंस्पेक्टर साहब, आपका फर्ज बनता है। आपको ऐसी वाहियात बातें सुनना अच्छी लगता है तो बात दूसरी है। आप अपना वर्जन बयान कीजिए, प्रभुदयाल शुष्क स्वर में बोला। उसके बाद मैं कोई फैसला करूंगा। आज सुबह आप ब्लास्ट के ऑफिस में गई थी? हाँ, गई थी। इनसे मिली थी? हाँ, मिली थी। इससे आगे बोलिए। मैं थोड़ी देर वहां रुकी थी। मेरे जाने के बाद मेरे हस्बैंड वहां पहुंचे थे, जिनके सामने इस लड़के ने ये बेपर्की उड़ाई थी कि मैंने इस पर हमला कर दिया था, इसका ऑफिस तहस नहस कर दिया था, इसका मुंह नोच लिया था, और अपना एक नुचा हुआ गाल इसने बकायदा मेरे हस्बैंड को दिखाया था। असल में इसने खुद ही अपने मुंह पर लाल बॉल पेन से या मार्कर से कैसे भी लकीरें खींच ली थी। वो मोटे तौर पर तीखे नाखूनों से खिंची जान पड़ती थी। अब आप खुद इसकी शक्ल देखिए और फैसला कीजिए कि क्या आज सुबह नाखूनों से नुचा इसका चेहरा आधी रात तक ऐसे ठीक हो सकता है कि खरोचों खरोचों का नामो निशान ना मिले। प्रभुदयाल ने सुनील के चेहरे पर निगाह डाली और फिर हुंकार भरी। अब देखिए आगे ये खुराफाती लड़का क्या करता है। ये आधी रात को यूं यहाँ आकर घंटी बजाता है जैसे इसे इनसाइड इंफॉर्मेशन हो कि सवेरा नहीं होने वाला। हमें सोते से जगाता है और मेरे पर इल्जाम लगाता है कि ऐन कत्ल के वक्त मैं किसी गौरी परमार के साथ उसके फ्लैट पर थी। मैंने इसे बोला कि मैं नहीं जानती गौरी परमार कौन थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी उसकी शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन इसके कान पर जू न रेंगी। मेरा पुरजोर इनकार सुन चुकने के बाद यहां से टलने की जगह इसने आपको फोन करके यहां बुला लिया। मैडम, सुनील बोला, आपने। एक मिनट चुप करो रिपोर्टर साहब, प्रभुदयाल बोला। अभी मैं बात कर रहा हूं। सुनील ने होंठ भींच लिए। आपने, प्रभुदयाल वापस शुभ्रा की तरफ घूमा, इसे नहीं कहा कि आप गौरी परमार से मिली थी? नहीं कहा, शुभ्रा बोली। पक्की बात? 100%। मैं हर घड़ी यहां मौजूद था, खेमका बोला। मैं इस बात का गवाह हूं। मैं इस बात को तस्दीक करता हूं कि मेरी बीवी ने सुनील से ऐसी कोई बात नहीं कही थी। इस सिलसिले में जो कहा था इसने और सिर्फ इसने कहा था। ये निहायत बदतमीजी से मेरी बीवी पर इल्जाम लगाता रहा कि आज दोपहर से पहले ये गौरी परमार से मिलने गई थी और ऐन कत्ल के वक्त ये उसके फ्लैट पर मौजूद थी। हमें तो, शुभ्रा बोली, ये भी इसी से मालूम हुआ कि किसी गौरी परमार का कत्ल हो गया था। मेरी बीवी ने बार बार कहा, खेमका बोला, कि ये किसी गौरी परमार को नहीं जानती, लेकिन इसने अपनी रट ना छोड़ी। फिर इसने आपको फोन कर दिया। हम्म। प्रभुदयाल सुनील की तरफ घूमा। अब बोलो, क्या कहते हो? अब मैं क्या कहूं? सुनील असहाय भाव से कंधे उचकाता बोला। सब अच्छा अच्छा तो इन दोनों ने कह लिया। जिनमें अभी थोड़ी देर पहले 36 का आंकड़ा दिखाई देता था, वो अब फाख्ताओं के जोड़े की तरह चहचहा रहे हैं। और कुछ नहीं कहना तुमने? नहीं, जहां पेश न चलने वाली हो वहां खामोश रहना चाहिए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे? जी हाँ, आया। गाल पर लगी खरोंचें इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? क्या बोलूं? हमने पूछा था, खेम का बोला। तो ये बोला पीर बाबा के मजार की भभूत मिली थी। ये खुद पीर बाबा है, प्रभुदयाल बोला। भभूत लेने इसे कहीं जाना थोड़ी पड़ता होगा। रुतबा अफजाई का शुक्रिया, सुनील बोला। आधी रात को मुझे यहां तक दौड़ाया। इसकी अपने लिए क्या सजा तजवीज करते हो? वो तो आप करेंगे ना। जो सजा मुकर्रर करेंगे मेरे सिर माथे होगी। गलती मानते हो? वो गलती नहीं मानता जो आपके जहन में है। ये गलती मानता हूं कि मैंने माताजी की काबिलियत को बहुत कम करके आंका। माताजी? शुभ्रा कहर बरपाए लहजे से बोली। खिसियाना बिल्ला है, प्रभुदयाल बोला। खंबा नोच रहा है, नोचने दीजिए। शुभ्रा खामोश हो गई। रिपोर्टर साहब, तुम्हारे लिए अभी और बुरी खबर है मेरे पास। जरूर होगी, सुनील बोला। ऐसे ही तो नहीं कहा गया कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। कहिए, क्या खबर है? आप भी ठोकिए कील मेरे ताबूत में, फरमाइए। हमारे हाथ एक ऐसा सबूत लगा है जो तुम्हारी सखी का कत्ल से ऐसा मजबूत रिश्ता जोड़ता है
जो तुम्हारे क्या किसी के भी हिलाए नहीं हिलने वाला। अब कल कोर्ट खुलते ही अग्रिम जमानत खारिज हो जाएगी और लड़की का गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाएगा। कल अगर वो हमें ढूंढे न मिली तो उससे पहले मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा, क्योंकि कत्ल के मुजरिम को पनाह देना भी संगीन जुर्म होता है। सखी कौन? शुभ्रा उत्सुक भाव से बोली। वैशाली पहुंचा। वो? शुभ्रा हैरानी से बोली। उसने इस गौरी परिहार का कत्ल किया है? परमार। गौरी परमार है नाम मत गौरी परमार नाम है मकतूला का। उसने कत्ल उसका कत्ल वैशाली पहुंचा ने किया है? हाँ। अब हम यकीन से कह सकते हैं कि उसी ने किया है। क्या नया हाथ लग गया? सुनील बोला। कुछ उचारिए तो सही भगवान। आला एक कत्ल बरामद हो गया। कहां से? जहां उसने छुपाया था वहां से। और कहां से? महज बरामदगी से साबित हो गया कि वो कातिल है। उसने छुपाया था इसलिए साबित हो गया। कहां? तुम्हें नहीं मालूम? मुझे कैसे मालूम होगा? लड़की के हमदर्द हो, राजदा हो, खैरख्वाह हो, अपना दुख सुख स्याह सफेद वो तुम्हारे साथ शेयर करती है, ऐसे मालूम होगा। लेकिन रिपोर्टर साहब, फिलहाल अहम बात यह है कि आलाई कत्ल बरामद हो गया है और उसका रिश्ता तुम्हारी सखी से जुड़ गया है। और क्या चाहिए कानून के रखवालों को? शुभ्रा रूखी हंसी हंसी। मर्डर सस्पेक्ट के ढोल की इतनी बड़ी पोल उजागर होने के बाद पुलिस का केस हल होने में क्या कसर रह गई? ये आपके लिए खुशी की बात है? सुनील बोला। तुमने मुझे माताजी कहा इसलिए कहती हूँ। हाँ बेटा, खुशी की बात है। प्रभुदयाल भी बिना हंसे न रह सका। आप डिस्काउंट पर हंस रहे हैं? पहले पूरी बात सुन लीजिए, फिर खुलकर हंस लीजिएगा। प्रभुदयाल तत्काल संजीदा हुआ। क्या कहना चाहते हो? वैशाली पहुजा खेमका की मैगजीन की एडवर्टाइजर थी। एड में जिसका नाम पता उपलब्ध नहीं था, लेकिन जो होना चाहिए था। इस पर मैगजीन का सर्कुलर बढ़ाने के लिए झूठे विज्ञापन जारी करते होने का इल्जाम था और इसके खिलाफ शिकायत में विज्ञापन नंबर 442 का, जो कि वैशाली पहुजा का विज्ञापन था, मिसाल के तौर पर खासतौर से जिक्र था। इस शिकायत को चैलेंज करने के लिए, झूठा करार देने के लिए, इसे लड़की के नाम पते की जरूरत थी जो किसी मुलायजे के तहत मैंने इसे सप्लाई किया था। लेकिन नाम पता मालूम पड़ जाने के बाद, वैशाली पर एक निगाह डाल लेने के बाद, कोई और ही शैतानी ख्याल इसके जहन में पनपा। क्या? कि ये कार की तरह पुराने मॉडल की ट्रक जैसी बीवी को तिलांजलि देकर लेटेस्ट स्ट्रीमलाइन मॉडल बतौर बीवी हासिल कर सकता था। ये झूठ है। खेम का आवेश में बोला। इन प्रोस्पेक्टस पर इसने और गौर किया तो अपनी रोटियां सेकने के इसे और भी जरिए दिखाई देने लगे। इसे पता चला कि वैशाली पहुजा 20 करोड़ के विरसे की मालकिन बनने वाली थी, जिसका एक हिस्सा ये चालाकी से, होशियारी से कमा लेता तो ये भी सरका सकता था। लिहाजा नर और जन की सूरत में इसके दोनों हाथों में लड्डू होता। लिहाजा बीवी से पीछा छुड़ाना इसके सामने अहम तरीन काम सूरत में पेश हुआ। शुभ्रा ने खेमका की तरफ देखा। बक रहा है? खेमका आश्वासनपूर्ण स्वर में बोला। खुन्नस निकाल रहा है, झेंप मिटा रहा है, समझता है दूसरों के लिए पंगा खड़ा करके खुद पंगे से बच सकता है। जैसे मुझे मालूम नहीं। शुभ्रा एक फरमाइशी हंसी हंसी। ये समझता है इसकी ये नई कथा सुनकर मैं जल मरूंगी, लेकिन मैं नहीं जानता कि 7 फेरों का बंधन कितना मजबूत होता है। मैंने गलत कहा जी? नहीं डार्लिंग, खेमका यूं बोला जैसे परसों शादी हुई हो। बिल्कुल ठीक कहा। पहली बात ये कि नेक ख्वाहिशात से ही नेक काम नहीं हो जाते। तुम्हारे ख्वाहिश करने भर से वो 20 करोड़ के विरसे की दावेदार तुमसे नहीं पट जाने वाली थी। और दूसरी बात ये कि किसी रिमोटेस्ट चांस में ऐसा कुछ हो भी जाता तो मैं जो तुम्हारा बैंड बजा के चुकती तो तुम खुद सीटी बजाने के काबिल न रहते। आखिरी शब्द कहते वक्त उसका स्वर ऐसा हिंसक हो उठा कि सुनील ने खेमका के शरीर में स्पष्ट झुरझुरी दौड़ती देखी। माय डियर, जबरन मुस्कुराता वो बोला, मैं क्या नहीं जानता? मेरे साथ कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना नहीं चल सकता। मैं थोड़ी बहुत ढील दे सकती हूँ, अपनी पतंग यूं नहीं कटने दे सकती जो किसी और के आंगन में जा गिरे। मुझे मालूम है स्वीट हार्ट, मालूम होना ही चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़का बसे हुए घर को उजाड़ने की कोशिश कर रहा है।
कानूनी तौर पर नहीं तो आपको मानवीय तौर आधार पर इस पर कुछ करना चाहिए। मैडम, सुनील नाटकीय ढंग से सिर नवाज कर बोला, मुझे दिखाई दे गया है कि आप ब्लफ खेलने में माहिर हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने तुरुप के सारे पत्ते अभी ही नहीं खेल लिए होंगे। नहीं, सारे नहीं बेटा। वो खेमका की ओर मुड़ी और बोली, मेहमान को बाहर का रास्ता दिखाओ भाई। मेहमान को बाहर का रास्ता मालूम है? सुनील शुष्क स्वर में बोला, नहीं भी मालूम तो तलाश कर लूंगा। ये मेहमान इससे कहीं ज्यादा विकट भूल भुलैयों से गुजरा है। सुनील दरवाजे की ओर बढ़ा, सेफ पहुंचना बेटा, और पहुंचकर राजी खुशी की चिट्ठी लिखना। सुनील ने एक बार घूम कर देखा तो पाया प्रभुदयाल मन मन मुस्कुरा रहा था। यस मामा, वो बोला। अगला दृश्य, सुनील यूथ क्लब पहुंचा। क्लब में सन्नाटा था। बार कब का बंद हो चुका था, लेकिन रमाकांत अपने जैसे रमी के रसिया चार साथियों के साथ कार्ड रूम में तब भी मौजूद था। सुनील को देखते ही उसने पत्ते फेंक दिए और उठ खड़ा हुआ। उसने सुनील की बांह थामी और उसके साथ बाहर को चल दिया। गेम में जरा भी दिल नहीं लग रहा, उसने बताया। ध्यान तेरी तरफ ही लगा हुआ था। क्या हुआ? नहीं, पहले बता, घूंट लगाएगा? लगाऊंगा। इज्जत उतरवा के आ रहा हूं, गम गलत करने के लिए लगाऊंगा। ऐसा? हाँ। की है? औरत ने बैंड बजा दिया। औरत ने? ओए केड़ी औरत ने? खेमका की बीवी ने। एदी मां दी। अच्छा, भला सोच रहा था तेरे साथ चलूं, लेकिन तूने शय ना दी इसलिए चुप रहा। ओए मैं अब चलता हूं। मेरे यार नु मंदा बोलिया ही मां ही भी ने। ना जनानी आदमी दोनों की मां बहन एक करना दूं तो बोलना। अब कोई फायदा नहीं। क्यों? एक तो ये सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने वाला काम होगा, दूसरे इंस्पेक्टर प्रभुदयाल वहां था। ओह। दोनों ऑफिस में जाकर बैठे। रमाकांत ने दराज में से जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की एक बोतल निकाली। एक ट्रे पर पड़े दो गिलासों और पानी की बोतल पर कब्जा करके वो ड्रिंक तैयार करने लगा। दोनों दोस्तों ने चीयर्स बोला। मुंह धो के आए अमली, रमाकांत बोला, और हाथ धो के जाएं। दोनों तरफ लगा है नलका मेरी गली में। सुनील हंसा। हंसाई कंजर, कवेले वेले। अब बोलो क्या हुआ? खेमका का घर आराम से मिला? आराम से पहुंच गया? हाँ, मियाँ बीवी दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे या सोते से उठे थे। बहरहाल दोनों मिले। इकट्ठे मिले तो पता चला कि खेमका हैंड पैक्ड हस्बैंड था। बीवी से डरता था। जो वार्तालाप वहां हुआ उस पर बीवी ही हावी रही। बीवी ने खुद अपनी जबानी कबूल किया कि गौरी परमार का बैंड बजाने की नीयत से सुबह 11:30 बजे के करीब वो उसके फ्लैट पर गई। वहां उसने गौरी के टेनिस की वो ड्रेस फाड़ दी जो वो पहने थी। अपने वाहियात स्टाइल से उस पर और ड्रेस पर रंग छिड़क दिया, और अभी उसके उसको ढेर करके उस पर सवारी करने जा रही थी, जबकि गौरी उसके चंगल से छूटकर बाथरूम में जा घुसी और उसने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। बीवी ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, नाकाम रही तो वहां से निकल पड़ी। मालको, ये तो अच्छी कहानी है। स्थापित करती है कि वैशाली ने वहां कुछ तो किया। वैशाली ने वहां कुछ न किया। अभी पूरी बात तो सुनो। अच्छा, और भी है? सुना। वो औरत कत्ल के वक्त के आसपास मौका वारदात पर थी। ये बात पुलिस के काम की थी, इसलिए मैंने वहां से इंस्पेक्टर प्रभुदयाल को फोन किया। जो आनन फानन वहां पहुंचा। मैंने जो कुछ शुभ्रा खेमका से सुना था वो उसके सामने दोहराया। पट्टी साफ मुकर गई। बोले, उसने तो ऐसा कतई कुछ नहीं कहा था। मेरी कही कहानी का एक अक्षर भी दुरुस्त नहीं था। खेमका उसका गवाह बन गया। उसने अपनी बीवी के उस दावे की तस्दीक की। बोला, मेरी आमद के बाद से हर घड़ी वो अपनी बीवी के साथ था। एक क्षण के लिए भी उससे दूर नहीं हटा था। इसलिए उसने पुरजोर कहा कि उसकी बीवी ने जैसा मैं बताता था वैसा कुछ नहीं कहा था। प्रभु दयाल के सामने दोनों मबलियत के पुतले बने हुए थे। सत्यवादी हरिश्चंद्र के वंशज बन गए थे, और मैं, जो बीवी को जरूर किसी प्रपंच में फंसाना चाहता था, पिटा सा मुंह लेके उनके सामने खड़ा था। प्रभुदयाल क्या बोला? ऐसा कुछ ना बोला जो कि मेरे हक में होता। जो थोड़ा बहुत बोला, जो पहले से मुंह काला
पहले से काला मुंह लिए मुझे और काला रंगता था। मेरे वहां से निकलने तक प्रभुदयाल अभी वहीं था और जरूर मेरे पीछे उस पर अपना रंग चढ़ा रहे होंगे। हालांकि मैं जानता हूं कि प्रभुदयाल पर यूं किसी का रंग चढ़ने वाला नहीं है, लेकिन क्या पता चलता है। वैशाली पहुंचा के खड़े पैर बेल पर छूट जाने से जो खफा हुआ है, उसकी बाबत उसका वन पॉइंट प्रोग्राम यही है कि वो जल्द से जल्द वापस हवालात में बंद दिखाई दे। अपने इस मौजूदा मिजाज के तहत वो बात सुनने को तैयार है जो वैशाली के खिलाफ जाती हो या मेरे खिलाफ जाती हो। तेरे खिलाफ सुनने को तो वो हमेशा ही तैयार है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम से कम इस बार तो बराबर है। और और कहता है कि आला कत्ल बरामद हो गया है, और दावा करता है कि जहां से बरामद हुआ है वहां उसे वैशाली ने छुपाया था। कहां से? कहां से बरामद हुआ है? ये नहीं बताया उसने। चोर तो नहीं बहका रहा था? वहां ऐसा कोई माहौल नहीं था। वहां बहकाने लायक कोई चोर नहीं था। यानी कि जो कह रहा था सच कह रहा था। प्रभुदयाल का घोड़ा। हाँ, कमला माई वाह। भाई उसने चाकू बरामद किया हो सकता है, लेकिन आनंद फानन ये कैसे जान लिया कि ये आला कत्ल है? हमने चाकू नहीं देखा, क्या पता वो ऐसा हो कि खुद ही पुकार पुकार कर कहता जान पड़ता हो कि वो आला कत्ल था। फिर तो वैशाली आजाद नहीं रह पाने वाली थी। कहता था कोर्ट खुलते ही इस नए सबूत की बिना पर उसकी जमानत कैंसिल हो जाएगी और उसके नाम वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाएगा। लेकिन चाकू बरामद कैसे हुआ होगा? यही तो वो लाख रुपए का सवाल है जिसका जवाब प्रभुदयाल टाल गया। अब आगे क्या होगा? कल सुबह कोर्ट खुलते ही अगर वैशाली की जमानत कैंसिल हो गई तो उसको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाने की कोशिश की जाएगी। वो नहीं मिलेगी तो प्रभुदयाल उसूलन मुझे विलन करार देगा और इल्जाम लगाएगा कि मैंने उसे कहीं छुपाया हुआ है। मैं लड़की की गिरफ्तारी में उससे सहयोग नहीं करूंगा तो वो मुझे भी अपराधी ठहराएगा, और कोई बड़ी बात नहीं कि फर्स्ट प्राइज हाथ में ना आने की सूरत में कंसोलेशन प्राइज के तौर पर मुझे गिरफ्तार कर ले। लूट मची है? तो एक नेशनल डेली का बड़ा रिपोर्टर है, ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेगा? एक बार तो कर ही लेगा, भले किए ना रह सके। इस बात की काट क्या है? यही कि वो नौबत आने से पहले असल कातिल का पर्दाफाश हो जाए। जो कि तू कर ही लेगा। आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ेगा। मंत्र? मंत्र? वही कहा मैंने। खामखा टोका मत कर। तू आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ेगा, खोलेगा तो कातिल सामने खड़ा होगा। मंत्र नहीं पढ़ूंगा तो गिली गिली करूंगा, आबरा का डाबरा बोलूंगा। करना तो कोई जादूगरी जैसा काम ही पड़ेगा जिससे कि शक की सुई वैशाली की तरफ से हटकर कहीं और जा टिके। है कोई कैंडिडेट निगाह में? नहीं, लेकिन एकाएक सुनील खामोश हो गया। गिलास के साथ मुंह की तरफ बढ़ता उसका हाथ रास्ते में ही फ्रीज हो गया। क्या हुआ? चाबी? कौन सी चाबी? मकतूला के फ्लैट की चाबी जो विशाली कहती थी मकतूला ने उसे दी थी। वो चाबी खामखा मैंने मेज पर से उठाकर अपनी जेब में डाल ली थी। गौरी ने वैशाली को जो चाबी इसलिए दी थी ताकि उसे फ्लैट में दाखिल होने में कोई दिक्कत पेश ना आए। आई रिपीट, फ्लैट में दाखिल होने में कोई दिक्कत पेश ना आए। ओए ओए, तू वही तो नहीं कह रहा जो मैं समझ रहा हूँ। मुझे क्या पता तुम क्या समझ रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ मैं। और माँ सदके आधी रात को आ बैल मुझे मार जैसी बातों का जिक्र नहीं किया करते। जिक्र में क्या हर्ज है? फिर ठीक है, जिक्र तू जम जम कर। रमाकांत, इस केस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वैशाली पहुजा के अलावा और कोई ऐसा शख्स दिखाई नहीं देता जिसके पास कि कत्ल का कोई उद्देश्य हो। इस सिलसिले में सिकंद भाई बहनों पर शक इसलिए नहीं किया जा सकता कि उनकी गति तो गौरी परमार के जिंदा रहने में थी, जो कि अपना बयान बदलती तो वसीयत खारिज होती। खारिज होती तो अल्टरनेट के तौर पर नेचुरल वारिस वो तीनों भाई बहन होते। गौरी का मरना तो उनके लिए भारी नुकसानदेह था। उनमें से कोई भला कैसे खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ये काम कर सकता था? ठीक। यानी कि जो बात वैशाली को कातिल ठहराती है वही बात सिकंद भाई बहनों को बेगुनाह करार देती है। गौरी परमार के ना रहने में वैशाली को फायदा था, सिकंद भाई बहनों को नुकसान था। जो बात वैशाली के लिए कत्ल का उद्देश्य था वही बात सिकंद भाई बहनों के लिए क्लीन चिट है। एग्जैक्टली exactly। तो फिर बाकी बची खेमके ही बचे, जनानी आदमी।
हाँ, बीवी तुम्हारी ज़बान में जनानी खेमकी हसद की मारी है, जो हर उस औरत का पुलंदा बांध देना चाहती है, जिसका उसके हस्बैंड के साथ अफेयर होने का उसे शक हो, जबकि हस्बैंड हमेशा इस सफाई के साथ तैयार दिखाई देता है कि वो सब कारोबारी ताल्लुकात होते थे, उनमें पर्सनल कुछ नहीं होता था। वैशाली से भी वो अपने ताल्लुकात कारोबारी ही बता रहा था, लेकिन वैशाली की एक एडिशनल क्वालिफिकेशन थी, जो कि खेमका की उसमें एक खास दिलचस्पी की वजह बनी साफ दिखाई देती थी। उसकी वैशाली के विरसे पर उस 20 करोड़ के केक पर नजर थी, जिसका एक टुकड़ा काट लेने की जो फिराक में था। ये एक उम्दा एक्सक्यूज भी था, जिसके हवाले से वो अपनी बीवी को और अपने और वैशाली के ताल्लुकात में अपने स्टाइल से दखल अंदाज ना होने के लिए मजबूर कर सकता था। इसी वजह से जब उसे पता चला कि उसकी बीवी आग का गोला बनी घर से निकली थी, वो उसके पीछे लपका, ताकि उसे जो समझा पाता कि वो उसकी हरकतों से उसके बाज आने का वक्त था। इसी वजह से सुबह उसकी बीवी ब्लास्ट के ऑफिस से गई होगी कि वो वहां पहुंच गया था। आगे हालात यूं बने होंगे कि वो अपनी बीवी के गौरी परमार से मिल चुकने के बाद और वैशाली पहुजा से मिल चुकने से पहले ही उससे टकरा गया हुआ। वो कैसे? भाई, वैशाली से उसका आमना सामना हो गया होता तो उसने वैशाली के भी कपड़े फाड़े होते, उसके साथ भी होली खेली होती और अपने स्टाइल में उसका भी बैंड बजाया होता। वैशाली के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, यानी वैशाली खेमका की जनानी को नहीं मिली थी। हाँ, ठीक है, अब आगे बोल। आगे फिर वही बात मुंह बाएं खड़ी है कि कत्ल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ वैशाली के पास था। गौरी का मुंह बंद रहना सिर्फ उसके हित में था। वो गौरी का अपने बयान से फिर जाना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और अब कोर्ट में खाज की तरह चाकू बरामद हो गया, जिसको प्रभुदयाल मर्डर वेपन बताता है। कोर्ट में खाज बिल्कुल ठीक कहा तुमने, खास तौर से इसलिए कि लड़की ने मकतूला के फ्लैट में अपनी मौजूदगी के वक्फे की जो कथा है, वो काबिले एतबार नहीं है। नहीं, नहीं। वो कहती है जब वो गौरी परमार परमार के फ्लैट पर पहुंची थी, तब उसने उसे कहीं सफर पर जाने की तैयारी करते पाया था। पहले उसने वैशाली को चिट्ठी लिखी थी, जो वसीयत के जेन्युइन होने पर सवालिया निशान लगाती थी। उस बाबत अपनी कॉन्शियस को क्लियर करने के लिए उसने वेद प्रकाश सिकंद को उस रकम का एक चेक दिया था, जो कि उसे आइंदा हासिल होने वाली रिश्वत की एडवांस बताया जाता है। इस कॉन्शियस वाली स्टोरी पर तुझे एतबार है? नहीं, मुझे इसमें सिकंद परिवार की कोई हाजिरी दिखाई देती है, लेकिन वो हाजिरी कैसे लगी, ये मेरी समझ से बाहर है। उस कुनबे का 1 पॉइंट प्रोग्राम अपनी रोटियां सेकना है, अपनी जेबें भरने की जुगत करना है। इस लिहाज से देखा जाए तो नहीं हो सकता कि वेद प्रकाश सिकंद ने गौरी परमार को कोई पुड़िया ना दी हो, लेकिन वो पुड़िया क्या थी और कैसे आगे सरकाई गई, ये मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल, बात ये हो रही थी कि अपनी मौत से पहले गौरी परमार कहीं जाने की तैयारी में एक सूटकेस पैक कर रही थी। ये बात मौका वारदात के मुआयने से प्रत्यक्ष है। फिर भी वैशाली का बयान है कि गौरी ने उसे अपने साथ टेनिस खेलने की दावत दी थी। शुभ्रा खेमका अपने बयान से खड़े पैर फिर न गई होती तो वो टेनिस खेलने के प्रोग्राम वाली बात की तस्दीक कर सकती थी, लेकिन अब गौरी से मिलने गई होने की बात से ही मुकर चुकने के बाद नहीं कर सकती। मालको, एकाएक रमाकांत उत्तेजित स्वर में बोला। मुझे एक बात सूझी। क्या? एडा वड्डा आलम फाजिल बनता है, हैरानी है कि तुझे ना सूझी। अरे कौन सी बात? तू कहता है वो कहीं जाने की तैयारी में सामान पैक कर रही थी। हाँ, क्योंकि वहां एक खुला सूटकेस था जिसके पास तय किए कपड़े थे। हाँ, वैसे तय किए कपड़े सूटकेस में भी थे। हाँ, आधे सूटकेस के अंदर आधे बाहर। हाँ, क्या कहना चाहते हो? तुझे क्या पता वो कपड़े सूटकेस में डाल रही थी या उसमें से निकाल रही थी? सुनील खामोश हो गया। जवाब दे मां सदके, तुझे क्या पता जो सूटकेस पैक कर रही थी या अनपैक कर रही थी? तुझे क्या पता वो कहीं जाने की तैयारी कर रही थी या तभी उस घड़ी कहीं से लौटी थी? अगर वो कहीं जाने की तैयारी कर रही थी, सुनील मंत्रमुग्ध स्वर में बोला, तो उसने वैशाली के सामने टेनिस खेलने का प्रस्ताव नहीं रखा हो सकता था। अगर वो तभी कहीं से लौटी थी तो वो ऐसा कर सकती थी। पहली बात वैशाली को झूठा करार देती है,
दूसरी ये जाहिर करती है कि उसने जो कहा सच कहा था। पहली उसके गुनहगार होने की तरफ मजबूत उंगली उठाती है, दूसरी उसे बेगुनाह साबित करती है। कत्ल के केस में ये बड़ा फर्क है। पहली बात उसे सजा दिला सकती है, दूसरी उसे बरी करा सकती है। अब आई बात समझ में? सुनील के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, उसने उठकर रमाकांत को फर्शी सलाम किया। बड्डे भापा जी का इकबाल बुलंद हो। फिर बोला, वो तो जमजम हो, क्यों ना हो। अब तो उस फ्लैट का फेरा लगाना और भी जरूरी हो गया। क्यों भला? ये स्थापित करने का कोई जरिया तलाश करने के लिए कि मकतूला कहीं जा नहीं रही थी, कहीं से लौटी थी और लौटकर अपना सामान खोल रही थी, अनपैक कर रही थी। बहरहाल बखेड़े की जड़ एक चाबी है जो गौरी परमार के फ्लैट को लगती है, और तू लगाना चाहता है। हाँ, क्योंकि अकल खोटी है जो आ बैल मुझे मार के लिए उकसाती है तो यही बात। तेरे इस इरादे के खिलाफ अपने बड़े पापा जी के दो बोल नोट कर ले। बोल। पहली बात यह कि मौका वारदात जिस जगह को पुलिस के एक्सपर्ट खंगाल के हटे हों, वहां से तेरे हाथ भला क्या लगेगा। दूसरी, जिस जगह कत्ल हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए, वो अभी भी पुलिस के कब्जे में होगी, वहां की निगरानी के लिए गार्ड की ड्यूटी करता कोई पुलिसिया वहां जरूर होगा। हो सकता है ना हो, अगर उनकी पड़ताल खत्म हो चुकी होगी, जो कि मुझे उम्मीद है कि हो चुकी होगी, तो हो सकता है उन्होंने फ्लैट लॉक कर दिया हो, वहां गार्ड की तैनाती जरूरी ना समझी हो। अच्छा, मुझे मालूम है आजकल पुलिस शॉर्ट हैंडेड है, फालतू की ड्यूटियां करने के लिए उनके पास आदमी नहीं है। जमा जाके देखने में क्या हर्ज है, गार्ड हुआ तो लौट आऊंगा। लौट आएंगे? क्या मतलब? मैं साथ चलूंगा? खामखा? नहीं खामखा। अभी खेमके के घर अकेला गया था ना, जनानी से इज्जत उतरवा के लौटा। तेरे बड़े पापा जी साथ होते तो देखते मजाला, माँ ये भी कोटी निमंदियां। नाहक जहमत करोगे, भगत सिंह मार्ग मेरे घर के रास्ते में है। ओए बाँ जिन्ना दी पकड़िए, सिर दीजिए बाँ न छोड़िए। समझा? नहीं। दूर फिटे मुंह। अब उठ के खड़ा हो, मंजिल खोटी हो रही है।